we have lined up today. આજનું જે વેબિનાર છે એ ખાસ આપણા ફાઇનાન્સીસને સમજવા માટે કોવિડ ટાઈમ માટે છે અને બીજી અનેક સ્કીમો એમએસએમઈ માટે જે ગવર્મેન્ટે બહાર પાડી છે એને સમજવા માટે છે. I'll switch to Hindi so that Dhoteji also can understand. For this, इसके लिए हमने खास मिस्टर उदय धोत को यहाँ पे इनवाइट किया है. He is our distinguished speaker for this webinar. He is a graduate from पोदार कॉलेज मुंबई और पेशे से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है. इंडस्ट्री में हमेशा जब भी फाइनेंसेस और स्कीम्स के बारे में कुछ भी कहा जाता है तो धोते जी को याद करते हैं. उनका खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस है, धोत ऑफसेट टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, गोरेगांव मुंबई में. उनका 30 साल का तजुर्बा है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और मेरी तरह वो भी एक थर्ड जनरेशन प्रिंटर है. उनका तजुर्बा हालांकि मेरे से काफ़ी ज़्यादा है. पेशे से वो भले ही एक प्रिंटर हो पर उनका दिल हमेशा एजुकेशन फील्ड की तरफ रहा है, जिसके कारण उन्होंने डॉट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशंस चालू किया, जिसके माध्यम से वो एजुकेशन और मोटिवेशन स्पीचेस देते हैं. आई वुड लाइक टू नाउ not take more of your time and would like to give this forum to Uday ji to take it forward. Best of luck, Uday ji, and thank you once again. Thank you, Falit ji. I hope I'm audible to everybody. Yeah, Falit? Yeah. First of all, thanks to Ahmedabad Printing Press Association to give me this opportunity to address the crowd. इसके पहले मैं GST के दौरान आया था. जीएसटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. कुछ 200-225 का क्राउड था वहां पर. वैशल भाई एंड विजय भाई वर द ऑर्गेनाइजर्स. बट ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आने के बाद ही मैं आ रहा हूँ. चलो ऐसे ही सही, कुछ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे तो अच्छा है, ये समझ के आगे चलते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑल्सो वी वुड गो अहेड. तो बेसिकली मैं पहले पार्ट में फाइनेंस प्लानिंग कैसे किया जाए, स्पेशली मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को यानी मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के बेसिकली ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है. सो दैट वाज माय एडवाइस गिवन टू मी एंड आल्सो द ऑफरिंग्स व्हिच द रिजर्व बैंक एंड द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड. इसके आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो ये ऑफरिंग्स दी है वो सब एसएमईज को ही रिलेटेड है. So this would be specially for that. Now I will just share the screen of presentation. So ये लॉकडाउन के दौरान हमें क्या सीख मिली है उसका पहले फास्टली हम लोग एक ट्रैक कर लेते हैं. See, we need to maintain a war chest. तो जिसे बोलते हैं कि युद्ध की पूंजी हमें थोड़ी बाजू में रखनी चाहिए. कभी भी क्राइसिस पे यानी संकट के टाइम पे हमें ये फंड्स डेफिनेटली नीड में आता है. दूसरा हम सीखे हैं कि एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बिजनेस को जरूरी है. मैंने देखा है कि आमतौर पे जो प्रिंटर्स है इतने छोटे छोटे माइक्रो लेवल तक उन लोग इन्वॉल्व रहते हैं प्रोडक्शन में. किसी भी प्रिंटर को देखिए, कई मीटिंग में या दूसरे जगह पे जब जाता है तो always you know he is involved in so many production processes. अरे ये माल गया क्या, मशीन पे क्या चालू है, ये वो. बट मैंने ऐसा नहीं सुना है कभी किसी को कि कैश फ्लो डिस्कस कर रहा है. तो हमेशा बिजी रहता है. अच्छा पूछो आप उनसे कि क्या भाई क्या कैसा चल रहा है धंधा. धंधा तो कम है बोलता है, धंधा तो मंदा है, बट वो बिजी रहता है जरूर. अभी बिजी किस में रहता है, तो अभी ये जानना जरूरी है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट भी एक बिजनेस का अहम हिस्सा है. और हम लोग प्रिंटर हम लोग को बोलते हैं ना, लेट अस स्टार्ट कॉलिंग आवरसेल्व्स बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स और प्रमोटर्स. यू नो दैट वुड बी बेटर बिकॉज वी आर हियर इन द बिजनेस टू मेक मनी. दैट्स द मेन थिंग. एंड फिर कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है. कॉम्पिटिटिव होने के लिए क्या जरूरी है आज की मार्केट में, तो बेसिकली हमारे सब खर्चे हैं वो हमको कंट्रोल करने चाहिए और ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी उत्पादन बढ़ाना चाहिए. ये दोनों करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कॉम्पिटिटिव होते हैं. ये हम सीख गए. अभी कोलैबोरेशन करना चाहिए. अभी सबको क्या होता है कि एक ही रूफ में सारी एक्टिविटीज में, सारे डिपार्टमेंट्स में एक ही रूफ के अंदर खोलूं. दिस इज नॉट नेसेसरी. अगर आपका एक कोलैबोरेशन मॉडल अच्छा है तो आपके आउटसोर्स पार्टनर्स भी आपके साथ में जुड़े हैं, अपने साथ में सब ग्रो हो रहे हैं. तो कोलैबोरेट होना अच्छा है.
किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में हम लोग ज्यादा कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करें तो बेटर है। तो कोलैबोरेशन हम सीख गए। फिर ये सीख गए लॉकडाउन के दौरान कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कैसे किया जाए, और ये कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कैसा है, इवन कंटिन्यूटी कम्युनिकेशन, मैंने जो संपर्क बनाए रखना चाहिए अपने को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, ना ही कस्टमर, ऑल्सो वेंडर, बैंकर, अपने एम्प्लॉयज, ये सभी के साथ कम्युनिकेशन इफेक्टिव बहुत है। बिकॉज ये बड़ा गैप है, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कितना बड़ा गैप होगा। इसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। फिर वर्चुअल इज टुडेज रियलिटी, यानी कि आज देखिए हम भी आज मीटिंग, अभी लास्ट टाइम मेरे को अहमदाबाद आना पड़ा था ये लेक्चर के लिए, आज हम लोग हमारे ही घर पे बैठ के अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। सो वर्चुअल इज टुडेज रियलिटी। कल होके ऐसा हो सकता है कि इवन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ना क्लाइंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही करें, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में जाके, यू नो, maybe we are holding some web conferences with our clients to teach them something, कुछ उनको सिखाने के लिए। सो ये तरीका हो सकता है आगे जाके बिजनेस करने का। फिर डिजिटल प्रेजेंस आज का नॉर्म है, आज का जो सत्य है, आज का वास्तविकता है वो डिजिटल प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि आपका देखो बेसिक वेबसाइट बोलिए, जो अपना बिजनेस खींच के आने वाला है वो आने वाला है ये सोशल मीडिया, वेबसाइट, और इसके तरह से ही वो वहां से ही आने वाला है बिजनेस। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। अपना डिजिटल प्रेजेंस नहीं होगा, एक सिंपल वेबसाइट से चालू कर सकते हैं, आगे जाके छोड़े। फेसबुक तो है ही सब, फेसबुक हम लोग सिर्फ क्या है, इधर उधर जाते हैं, वो सब हम लोग मजा मस्ती के फोटोज डालते हैं, कोई रेलेवेंट, कोई बिजनेस से रेलेवेंट कुछ डाले। इवन लिंक्डइन है, इंस्टा है, सब ये सब मीडियम से उससे ही बिजनेस खींचा चले आने वाला है। अच्छा, इसका तो कुछ बोलने का, जिक्र करने की जरूरत ही नहीं कि हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज what COVID has taught us is best that hygiene has to be kept whatever happens। आगे बढ़ते हैं। एक ये थियरी ऑफ थ्री मैंने कॉइन किया है। थियरी ऑफ थ्री में क्या है, सब तीन चीजों को इंपैक्ट होता है, सब तीन चीजें देखो इंपॉर्टेंट है। पहले तो तीन चीजें जो इंपैक्ट हुई है वो है मेडिकल इंपैक्ट हुआ है, फाइनेंस इंपैक्ट हुआ है, और इकोनॉमिक सिचुएशन इंपैक्ट हुआ है। जो तीन सिनेरियोज है आज, एक है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी सिनेरियो है, एक है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, और एक है वास्तविक यानी रियलिस्टिक। ये तीनों सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए बिजनेसमैन ने। तीन फेजेस है, देखो पहले लॉकडाउन के पहले क्या था, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, और लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होने वाला है। ये तीनों सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है। तीन एस्पेक्ट्स है सप्लाई चेन के। एक है जो रॉ मटेरियल फ्लो देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा सप्लाई चेन अब किधर भी टूटता है अपना वर्क फ्लो, तो गुड्स पहुंचना बहुत मुश्किल है लोगों के पास। सो रॉ मटेरियल वेंडर जो है, वो सब वेंडर्स अपने क्रिटिकल वेंडर्स है, उनका शॉप चालू हुआ है क्या, उनका फ्लो ऑफ सामान बराबर आएगा, नहीं तो अपना हम लोग किसी को कमिट कर बैठेंगे और रॉ मटेरियल नहीं आएगा। वैसे ही अपना फिनिश गुड्स होने के बाद में वो माल पहुंच पाएगा कि नहीं, ये सब अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। और ये सभी चीजों के लिए लगने वाला है कैश, वो कैश फ्लो अपना टाइम टू टाइम बराबर आ रहा है कि नहीं। ये सब तीन एस्पेक्ट्स है सप्लाई चेन में। तीन वॉर रूम्स, ऐसे बोल सकते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, आज महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। एक है मार्केटिंग, क्योंकि सर आपका अभी थोड़ा सा बिजनेस डाउन होने वाला है, इसके लिए मार्केटिंग के नए हम लोग को तरीके अपनाने पड़ने वाले हैं, नया मार्केटिंग के गिमिक्स हम लोग को देखने पड़ेंगे। सप्लाई चेन जैसे हम लोग ने पहले ही बोला, और फंड्स मैनेजमेंट, ये तीन जो डिपार्टमेंट्स है मैं एकदम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। तो आपके बेस्ट ऑफ द पीपल आपके ये डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए, चाहे घर के हो चाहे आपके लॉयल एम्प्लॉइज हो, बट दीज थ्री डिपार्टमेंट्स हैव टू बी मैनेज्ड बाय द बेस्ट पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तीन मटेरियल चेक्स है देखो, एक है वेस्ट, और एक है ऑप्टिमम स्टॉक, स्टॉक कम भी नहीं होना चाहिए, स्टॉक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और रिसाइकलिंग पे भी ध्यान दें। ये तीन मटेरियल चेक्स है। तीन चेक्स, तीन सेफ्टी के मंत्र आपको मालूम है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग है। ये तीन सेफ्टी मंत्र है। और तीन लेवल ऑफ प्रोग्रेशन, जिसे मैं कहता हूँ एलपीजी यानी गैस, हमारे इसमें लाइफ में गैस देने वाला है। तो पहला है लिक्विडिटी, हमको लिक्विडिटी संभालना है। लिक्विडिटी थोड़ा सा मेंटेन होने के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी के टुवर्ड्स बढ़ेंगे, और एक बार प्रॉफिटेबल हो जाता है, ये दोनों अपने सिचुएशन कंट्रोल में आ जाते हैं, तब जाके ग्रोथ की बात होती है। तो एल, पी एंड जी, दिस विल बी द टाइप ऑफ ग्रोथ। अप्रोच, अपना अप्रोच क्या रहना चाहिए, सर्वाइवल का ही अप्रोच, पहला सबसे बड़ा सर्वाइवल का अप्रोच है। तो वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग फर्स्ट। फिर हम लोग को पूरा विश्लेषण करना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए बिजनेस का, एंड देन फिर प्लान क्या क्या लागू करने का, कैसा इंप्लीमेंट करने का प्लान, उसके टुवर्ड्स बढ़ना चाहिए। ये है अप्रोच सर्वाइवल का इन शॉर्ट। देन वी गो टू
क्या व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, ये अप्रोच टू सर्वाइवल बोलते हैं, ठीक है, बट उस पे क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। सो इसको मैं बोलता हूँ कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। कुछ चीजें ऐसी है अपने हाथ में जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। सर्वाइवल प्लान है, ये है जो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, एक जो इन्हें हो ही नहीं सकता ऐसा प्लान बना के कोई मतलब नहीं। और ये जो भी प्लान बने उसमें फाइनेंशियली फीजिबल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैश लॉस में नहीं काम कर सकते। इसके आगे जो भी करेंगे कैश पॉजिटिव में ही काम करना चाहिए, नहीं तो और ब्लीडिंग बढ़ते जाएगा। ब्लीडिंग थमेगा नहीं, ब्लीडिंग बढ़ेगा। और बजटिंग के विदाउट बजटिंग नहीं कर सकते सर। कुछ भी एक आध एक्सपेंस ऐसा आ गया ना जो बजटेड नहीं है, वो पूरा अपना धज्जिया उड़ा देगा फाइनेंस की। तो ध्यान रहे कि बजट करके, थोड़ा प्लान करके, वीकली है, बाई वीकली है, एटलीस्ट मंथली बजट से तो स्टार्ट कीजिए। वो है। देन जो नॉन कोर एक्टिविटीज जिसमें हम लोग माहिर नहीं है, जो नॉर्मल हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स करते हैं, उसके साथ में हम कुछ शायद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक नॉन कोर भी हम लोग ने चालू किया होगा, एक्टिविटीज बोलो, डिपार्टमेंट बोलो। तो वो जरा सोचिए कि वो कंटिन्यू करना जरूरी है क्या। अच्छा, उसके ऊपर हमको दूसरे की सहायता से हम वो कर सकते हैं क्या कंटिन्यू, ये सोचिए। तो घर में करने से, कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है कि घर में करने से बाहर से करवाना सस्ता पड़ता है। अपने को कॉस्ट की तरफ देखने का है। घर से करना, बाहर से करना नॉट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा क्वालिटी चेक्स बढ़ा दीजिए, ऐसा टीम बढ़ा दीजिए जो क्वालिटी चेक कर सकेगा, और बाहर से करवा लीजिए उसको। देन जो हमने पास्ट में पीछे में हम लोग ने जो भी मिस्टेक्स किए, जो भी भूल की है पास्ट में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और वो भूल हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रहना चाहिए अपना। भूल रिपीट नहीं होनी चाहिए। देन पूरा जो डेटा होगा, पास्ट डेटा जो है क्लाइंट्स का, प्रोडक्ट्स का, वो पूरा एक बार डेटा स्टडी कीजिए। जो प्रोजेक्ट्स हम लोग ने किए थे, वो कौन से प्रोजेक्ट्स में हमने पैसा गंवाया है और कौन से प्रोजेक्ट्स में हमें अच्छा खासा पैसा मिला है, वो स्टडी कीजिए। फिर जो हमारे पास लोग हैं, जो मशीनें हैं, जो डिपार्टमेंट्स है, उसका सभी का बराबर से बारीकी से स्टडी कीजिए। कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। सेंटिमेंट्स को कोई वैल्यू नहीं है। जिससे पैसा बन रहा है वही, उतना ही हम लोग को वही आदमी चाहिए, वही मशीन चाहिए और वही एक्टिविटी चाहिए जिससे 2 पैसा बन रहा है। और अल्टीमेटली अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके साथ में बिजनेस पे फोकस हो, प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी पे फोकस हो, एक स्टैंडर्ड मेथड्स हो, एक थोड़ा सा इनोवेशन का भी, नया कुछ रिसर्च करके एक नया कुछ लाने का भी जिधर अपना प्रयास हो, और अपने खर्चे कंट्रोल में हो, वेस्टेज मिनिमम हो, ऐसे ही पद्धत से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिक है सर। इस पे तो आप ये पॉइंट पे गौर कीजिए। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बेसिक है। बाकी जो बोला है, फोकस बिजनेस, ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, इनोवेशन, कंट्रोल खर्चे, मिनिमम वेस्ट, ये सब आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। पहले कंपनी को बचाएंगे, बाद में सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। अभी अपने को ना पूरा बैलेंस शीट का जो आइटम्स है, अपना P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम्स है, उसमें अपने को पूरा डीप डाइव करने की जरूरत है। एक एक आइटम अपने को बारीकाई से जांच करने की जरूरत है, बारीक से। तो एक एक आइटम अभी जांच करते हैं हम लोग। जो अपने बिक्री के आइटम्स है, सेल्स एंड जो रिसीवेबल, जिनके पास से बाजार में अपना रिसीवेबल पैसा है, या तो एक तो फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप के बगैर पैसा नहीं आने वाला है बॉस। किसी के पास भी पैसा नहीं है, अच्छा खासा फॉलोअप करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा बात कीजिए, अच्छी मीठी जबान में ही फॉलोअप करते रहना। अगर थोड़ा सा लगता है 5-10% डिस्काउंट देके रिजॉल्व हो जाता है डिस्प्यूट, तो रिजॉल्व कीजिए अगर डिस्प्यूट होगा तो। बट लिक्विडिटी आने दीजिए, क्योंकि कैश इज किंग। ये बहुत बार सुना होगा आपने, बट वाकई में कैश इज किंग आज अपने को महत्व समझता है। और अहमदाबाद और गुजरात में गुजरातीज को ये बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं, आपसे एक्चुअली सीखना पड़ेगा मेरे को। ये है जो अपने को पर्टिकुलरली कैश और लिक्विडिटी, ये फोकस, पूरा फोकस ही लिक्विडिटी पे है। और अगर क्लाइंट ज्यादा, नया क्लाइंट्स अगर ज्यादा क्रेडिट डिमांड करता है तो उससे क्या कीजिए, थोड़ा अपफ्रंट डिस्काउंट ऑफर कीजिए, लेकिन पेमेंट साइकिल बहुत लंबा मत कीजिए क्योंकि नहीं झेल पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि आपके जो अच्छे क्लाइंट्स होंगे, जिनका लिक्विडिटी जिनके कंपनी में अच्छा है, बड़े क्लाइंट्स है जिनका अच्छा लिक्विडिटी है, और जो अपने को एडवांस देने की ये रखते हैं, तो उनसे ये साल में नेक्स्ट प्लान करके, उनको ये साल में समझो इतने इतने जॉब्स हो रहे हैं, तो उनको एक थोड़ा सा 50%, 70% एडवांस मांग के देख लीजिए। कभी कभी हेल्प करते हैं। देखो
अपने अपने बिजनेस में कोई ना कोई अपना क्लाइंट्स अच्छे गॉडफादर रहते हैं अपने को, तो बात कीजिए। देखो बात केयर करे बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग थोड़ा ये हो के सिर्फ घर पे बैठ के वो बात भी नहीं करेंगे, अच्छा एंजॉय कर रहे, छुट्टी बराबर है, फैमिली के साथ भी एक टाइम हो गया, बट अभी उसमें भी बोर हो गए। कुछ ना कुछ हाथ पैर अपने चलते रहने चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर रिटेनिंग, जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी है ना, उनको भी रिटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। ये एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जिन्होंने चालू किया है अभी हाल ही में, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि रेगुलर क्लाइंट से भी बिजनेस अभी थोड़ा सा कम आ रहा है, और हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे ना टोटली, तो एकदम से प्रॉब्लम होगा। उनके साथ कुछ भी बहाना निकाल के कम्युनिकेट करते रहिए। ये डाउनवर्ड ट्रेंड तो चला रहेगा। इसमें रिव्यू कीजिए, हम लोग जो प्रोडक्ट्स हम लोग कर रहे हैं ना, वो रिव्यू कीजिए और क्या नया कर सकते हैं। जैसे कि फलित भाई ने एक वो डिस्पेंसर बनाया था मास्क का, ये मास्क का उन्होंने डिस्पेंसर एक बनाया था। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कुछ इनोवेटिव चीजें, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ऐसा कुछ नया होगा ना मार्केट में, जो आज करंट ट्रेंड्स है, आज करंट ट्रेंड सेफ्टी और हाइजीन की तरफ जा रहे, कितने तो मैं नया नया देख रहा हूँ, पोस्टर्स है, ये स्टैंड्स है, काफी सारी चीज बना के कर रहे। तो एक नया अपॉर्चुनिटीज हमेशा देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप सभी मेरे साथ एग्री करेंगे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस कम होते जाने वाला है। डू नॉट ट्राई टू इंक्रीज सेल्स जिधर पेमेंट डाउटफुल है, ऐसे क्लाइंट्स नहीं करना ज्यादा बेहतर है। उसके ट्रैप में मत पड़िए। थोड़ा थोड़ा काम कम होगा, थोड़ा हम घर पे जल्दी जाएंगे, नो प्रॉब्लम, सोचते रहिए, दूसरा कुछ इनोवेट करते रहिए, बट फालतू जिसका पेमेंट नहीं आने वाला ऐसा तो मैं एडवाइस ही नहीं करूंगा। फिर परचेस एंड पेएबल्स पे आते हैं। सभी क्रिटिकल वेंडर्स के साथ एंगेज करना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि अपना कुछ पेमेंट्स उससे बाकी है पहले वाला, बट उससे आप ये मत होइए, उससे निराश मत होइए कि नहीं दे सकते, आज आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो उसको क्या बोलूं मैं यार, आज तक किसी ने मेरे को पूछा नहीं, मैं सभी का पेमेंट्स टाइम पे करता था, 2-3 महीना हो गया, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। छोड़िए यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक डायलॉग चालू कर दीजिए, बिकॉज ये जो है ना क्रिटिकल सप्लाईज आपको उनसे ही मिलने वाला है। हाँ, अभी आप शायद नेक्स्ट आपका पेमेंट्स लिक्विडिटी अच्छा होगा और आप पेमेंट्स यदि उसको टाइम पे करने वाले हैं तो रीनेगोशिएट कीजिए टर्म्स, थोड़ा डिस्काउंट्स का वगैरह। फिर जो है वेंडर्स ऑफ मटेरियल्स, इन नए जॉब्स के लिए हम लोग को जो अभी वेंडर्स आएंगे, वो ज्यादा करके उन लोग डिमांड करेंगे इमीडिएट पेमेंट, या 5-6 दिन 7 दिन का पेमेंट डिमांड करेंगे, क्योंकि उनका भी लिक्विडिटी का इश्यूज हो गया। बट ऐसा आप करेंगे तो पुश फॉर कैश डिस्काउंट्स, आई एम जस्ट सेइंग पुश फॉर कैश डिस्काउंट। इसीलिए आपका लिक्विडिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है, और आपको रीस्टार्ट के टाइम पे सब चीज बराबर है, बट लिक्विडिटी आपको ज्यादा, मैं वापस लिक्विडिटी पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज आज हम मिल ही रहे उसके लिए, और जो स्कीम्स और ये सब हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं वो लिक्विडिटी के ऊपर ही, एनहांसिंग योर लिक्विडिटी के ऊपर। तो आपको लगेगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ लिक्विडिटी के ऊपर, बट ये है ही आज का अपना मीटिंग ही उसके लिए। वो कंट्रोल वेस्टेजेस, आपके पहले जो कंट्रोल नहीं होता, ध्यान अभी अपने को खुद को ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब ब्लेम गेम खत्म कर डालो। हमारा बिजनेस है, हमको खुद को हर एक एस्पेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा। वेस्टेज अपना 3% है तो उसको 2 पे लाओ, 2 से 1 पे लाओ, 1 पे 0 तक भी लाओ। आज की मशीनें ऐसे है कि फर्स्ट रन से ही शीट बराबर आ जाती है, तो यू हैव टू टेक दैट, बिकॉज ये डायरेक्ट सेविंग है अपना। फिर जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स को हम लोग पेमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा अपना, ये मालूम है, यानी जो लॉकडाउन के पहले अपने जो लॉक हुए हैं क्रेडिटर्स, उनको शायद अपना पेमेंट्स डिफिकल्ट होगा। देखिए, मानता हूं मैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सिलेक्टिव हो जाइए। एंड अगर आप कर ही रहे पेमेंट्स थोड़ा कम लिक्विडिटी में आपका, तो डेफिनेटली डिस्काउंट मांगिए। जो डिस्काउंट आप मांगेंगे उससे आपका प्रॉफिट स्लाइटली बढ़ेगा, घटेगा नहीं। फिर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। ऑब्वियसली परफेक्ट यूज करो, जहां नहीं चाहे वह कम करो, पावर फैक्टर ध्यान में रखो, ये सब चीज बिल के पीछे लिखा रहता है। देखो, हजारों चीज हम ध्यान नहीं देते, वो बराबर देखिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए कि कुछ कम हो सकता है क्या, ये सब एक्सपेंस है ना, ये होते रहते हैं, सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। फिर इसमें है ना स्केल डाउन, ये जो डिपार्टमेंट्स में जो मशीन्स नहीं चल रहे हैं उधर यूटिलाइजेशन कम कर दो, घंटा कम कर दो, उधर टाइम उधर कम करो, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगा और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए ना हम, इफ वी ट्राई टू अचीव मोर इन लेस टाइम बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसेस। ये मंत्र है, यू हैव टू अचीव मोर इन लेस टाइम बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, तो ही अपना फिर पावर भी बचेगा ना, प्रोडक्टिव होंगे तो पावर भी बचेगा। आगे जाते हैं।
ये सबसे कंट्रोवर्शियल जो है, बहुत बहुत लोग इसके ऊपर बात करें, एंड बराबर है, ये बात करना जरूरी भी है। अपने को अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेके उनको सिचुएशन समझाना पड़ेगा, और समझते हैं लोग, डिस्टेंस मत करो, आप उनसे बात, आप डायलॉग चालू करो। ये आइडिया ऑफ पेइंग, उनको ये समझाओ कि भाई कोई प्रोडक्शन नहीं जब भी हुआ है लॉकडाउन में, हमारा कोई भी बिक्री नहीं हुआ है, तो हमको पूरा पगार कैसे देंगे, ब्लीड हो जाएगा कंपनी। एक आध महीना हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसको भी स्ट्रेस नहीं कर सकते हम लोग, तो ये समझाने की जरूरत है। एक सब्सिस्टेंस अलाउंस उनको दे सकते हैं हम लोग लॉकडाउन पीरियड के दौरान, एंड बाकी उसका कुछ लीव भी बाकी होगा तो वो एडजस्टमेंट का बात कर सकते हैं। आप फुल सैलरी करने का होगा तो एटलीस्ट लीव जो बैलेंस होगा कैरिड ओवर वो बैलेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये सभी करना चाहिए अपने को उनसे बात करके। डायरेक्टली कुछ करेंगे ना तो थोड़ा सा माहौल खराब होने की ये हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है। और ये साल में इंक्रीमेंट्स का अभी देखो, हर एक कंपनी का अलग अलग ही है, बट आमतौर पे जो ज्यादातर मैंने जिनके साथ बात किया है वो तो बात कर रहे कि इंक्रीमेंट डिफर करने की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, बट यू कैन डिफर फॉर द टाइम बिंग। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अप्रैल में इंक्रीमेंट करती है, तो एटलीस्ट वो तो हम लोग डिफर कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड गो अहेड एंड से कि अगर अपने बजट में नहीं बैठता, अगर अपने बजट में नहीं बैठता तो वी आर इवन ऑथराइज्ड, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कम कर सकते हम लोग वेजेस, हम लोग कम भी करने का बात कर सकते हैं। अपना शॉर्ट टर्म मॉडल में सूट नहीं होता, हम लोग ने ज्यादा दे दिया और कंपनी नहीं रही, नेगेटिव में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ, बजट बनाओ, क्या क्या फिक्स्ड एक्सपेंस है वो देखो, वो भी तो करना है। अगर भाड़े के इसमें और अपने ऑपरेशन चालू किया तो भाड़ा भरना पड़ेगा, इतर खर्च है जो पावर है वगैरह, ऐसे सब जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो तो करने ही पड़ेंगे। हम बात कर सकते हैं, और ये परमानेंटली उनका पगार कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको बोल सकते हैं कि ये थोड़ा एक फेज है, कंपनी को उठने दो, वापस हम करेंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ हम लोग वापस स्टार्टअप जैसे अभी हम बन रहे हैं, ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है, बट वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सबका ही आज वो सवाल है जीवन मरण का, तो एग्री हो सकते हैं। कैसा डायलॉग है आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बात करिए, मीठा बात करिए, नेगोशिएट बोनस। एटलीस्ट ना इनको ये कन्विंस करो कि जितना लॉकडाउन का पीरियड हुआ है वो हम लोग बोनस कैलकुलेशन में नहीं पकड़ेंगे, ये तो हम कर ही सकते हैं। फिर दूसरे कुछ आइडियाज है कॉस्ट ऑफ लेबर कम करने के लिए, क्रॉस ट्रेनिंग करो। सब एक एम्प्लॉय को 2-3 ऑपरेशंस के ऊपर अगर ये होगा ना मल्टीटास्किंग में, तो हेल्प होगा। इनका जो नॉन प्रोडक्टिव जो मशीन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर रिड्यूस करो आवर्स, प्रोपोर्शनेट सैलरी करने का बात करो वहां पर। जिधर फिक्स्ड अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, सेल्स, आपके सेल्स में कोई होगा और उसको एक फिक्स्ड पगार होगा, तो उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में उसको करो। एक पोर्शन रखो, समझो 25,000 है तो 15,000 रखो फिक्स्ड और 10,000 इंसेंटिव बेस्ड रखो कि इतना सेल रिसीव करेगा। क्या होगा, जितना वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्ट होगा ना उतना आपका ओवरहेड्स कम होगा, और उतना बोझा है, जो बोझा बिजनेस के ऊपर बोझा है वो कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट बनाने का है कंपनी अपने को, फॉर सम टाइम लाइट बनाने का है। एंड अगर कैरी फॉरवर्ड, कुछ लीव का कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होगा तो वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए एक दूसरा साल। ओवर टाइम का रेट रीनेगोशिएट कीजिए फॉर द टाइम बिंग, एंड ओवर टाइम की जगह पे या तो कॉम्पेंसेटरी ऑफ दे दो। तो आज ओवर टाइम, आज थोड़ा सा कोई अपने को बिजनेस नहीं है और एक आध ऐसा मिला कि 2 दिन में ही देने का है, तो आज ओवर टाइम करके दे दिया, तो उनसे बात करो कि यार आज है बिजनेस, नेक्स्ट वीक में शायद नहीं रहेगा, तो आज तुमने 2 दिन ज्यादा काम किया तो नेक्स्ट वीक में मैं 2 दिन छुट्टी दे दूंगा। बात करो, एटलीस्ट बात करो। अब लोग बात नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। एंड देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्रूडेंट एंड बीइंग ह्यूमन। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ह्यूमन नेचर छोड़ना चाहिए, बट इनको डायलॉग में एंगेज करेंगे ना तो ये हो जाता है। एक लास्ट इसमें ये है, अपने खुद के जो हम उठाते हैं पैसे, अपना रेम्यूनरेशन है, और ये समझ के लेना भाई, अभी ये जरूरी है कि हम लोग, बिकॉज इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप, है कि नहीं। हम लोग ऐसे लेंगे सैलरी जो प्रोपोर्शनेट और कमेंसुरेट नहीं है बिजनेस से, तो बराबर नहीं लगेगा। लोग देखते रहते हैं अपने को, ये याद रखिए। तो हम लोग भी उतना ही उठाए जितना घर का खर्चा चलने के लिए लगने वाला है, ज्यादा नहीं उठाए ये पीरियड में। या तो ये है सैलरी के ऊपर। फिर इन्वेंट्री में ऐसा है कि यूज एग्जिस्टिंग, जितना माल पड़ा है उसको डालो, उसको कन्वर्जन करो। माल पड़ के अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को 80 GSM चाहिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और 90 GSM पड़ा है, उसको थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करके उसको उससे में
पेपर निकाल दो, देखो कन्वर्जन होगा तो पैसा होगा। वो अपना साइकिल जो होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है, वो पूरा पैसा टू पैसा, कैश टू कैश घूमना ही चाहिए। रिव्यू करो पोजीशन इन्वेंट्रीज का। हाँ, सेल्स में, सेल्स के लिए कम पड़े ऐसा मत कुछ करो, बट एग्जैक्ट रखो, एग्जैक्ट रखो। और स्टोर्स वगैरह में है जो नॉन स्लो मूविंग और नॉन मूविंग स्टॉक्स है, उसको देखिए, जरा रिव्यू करते रहिए कि कैसा निकल सकता है बाहर। एंड जो स्टोर्स वगैरह का है उस पे 3 कैटेगरीज करो। एक है वाइटल, जो होना ही चाहिए, प्रेफरेबल है, वो जस्ट इन टाइम आ सकता है, और डिजायरेबल है, उसको तो बाजू में ही रखिए, अभी कुछ लेने का जरूरत नहीं है। एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कॉन्सेप्ट है, जितना चाहिए उतना, और जस्ट इन टाइम यानी ऑफ द शेल्फ, ये प्रैक्टिसेस जरूर फॉलो कीजिए इन्वेंट्री में। रेंट और लाइसेंस फीस की जहां पर बात आती है, जहां पर रेंटेड गाला है आपका, तो टेक योर लैंडलॉर्ड इनटू कॉन्फिडेंस, उसको आप विश्वास में लीजिए, बातचीत चालू कर दीजिए, और ये बचे हुए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए थोड़ा नेगोशिएट करके कोशिश कीजिए, हो जाएगा नेगोशिएट, आई एम श्योर। अच्छा, और लॉकडाउन पीरियड का जो रेंट है, उसके ऊपर फोर्स मेजर क्लॉज है कि नहीं, आप चेक कीजिए आपके एग्रीमेंट्स में। फोर्स मेजर क्लॉज होगा तो आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव सम रेमेडी। इफ नॉट, अगर फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है, तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में, तो उसको आप देख लीजिए। बट ये जो है लीगल सलाह के साथ ही कीजिए। I'm not an expert on this, but whatever I've gathered from my legal friends, this is the remedy for us. आगे बढ़ते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अपने, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का है और बाकी सब आउटसोर्सिंग पार्टनर्स के हैं, वहां पर एफिशिएंसी इंसिस्ट करो कॉन्ट्रैक्टर का इसमें भी, और नेगोशिएट करो वापस एक ऑल्टरनेटिव। अभी कोई आउटसोर्स पार्टनर होगा, वो परफॉर्मेंस भी कम है उसका, और वो ज्यादा पैसा भी ले रहा है, तो ऑल्टरनेटिव्स देखो, बहुत ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में मिल जाएंगे, और नेगोशिएट करो। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से संबंधित है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं। सिंपल उदाहरण अर्थ मैं लेता हूँ, चाय, ओके, चाय कॉफी का जो स्टाफ वेलफेयर का खर्चा और ऐसे इत्यादि खर्च, तो ये स्क्रूटिनाइज कीजिए, इसको रिड्यूस या एलिमिनेट कीजिए। दो चाय की जगह पे 1 चाय दीजिए। देखो, अभी फ्रिल्स फैंसीज रखने का टाइम नहीं है, लग्जरीज रखने का टाइम नहीं है। Am I audible, sir? Uday, there is a little problem in your connection. You are sort of breaking up. And आज थोड़ा सा, आज इधर थोड़ा stormy weather है, slight problems आज इंटरनेट के आ रहे हैं। And people have requested you to go a little slower. Okay, sure. But am I audible right now? Yes, you are audible. Okay, I'll continue little slowly. अच्छा, indirect expenses का मैं जो बता रहा था, जो स्क्रूटिनाइज कीजिए, अच्छी तरह से देखे कि जरूरत है कि नहीं है उसका, क्योंकि अभी लग्जरी रख के नहीं चलेगा बिजनेस में, वो सब निकाल दीजिए, टाइम बिंग के लिए सस्पेंड कर दीजिए। अच्छा, ये बात आती है कि फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरी का क्या करे, एडिशंस करे नहीं करे। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर वायबल प्रोजेक्ट नहीं है अपने पास, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन कोने कोपरे में पड़ी है जो अनयूटिलाइज्ड है, अनवांटेड मशीनरी है, उसको बेच डालो। अब आप सोचेंगे कि गिराइक मिलता है नहीं मिलता है, उसको ना कम भाव में भी बेचा तो भी वो पैसा आज काम में आने वाले पैसे में जाएगा। आप लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है तो ये भी कर सकते हैं आप। फिर इंटरेस्ट का जहां पर बात होता है, वहां पे अभी तक को जो आपके लोन्स वगैरह है वो तो वैसे ही है, आगे जाके कितने लोन्स वो हम लोग जो स्टडी करने वाले, जो हम लोग को नया ये स्कीम्स दिया है, उतना ही उठाइए जितना ऑप्टिमम वेरिएबल लेवल है आपका। या ऐसा मत कीजिए कि हम डेट ट्रैप में पड़ जाए। तो इंटरेस्ट का वो होता है, हम लोग आगे जाके देखेंगे बैंक एक्सपोजर में। अभी रिस्टार्ट करते वक्त क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एक तो है कि ऑफिशियल जो परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ पर अभी ऐसा पीरियड है कि जहां पर अभी ऑफिशियल परमिशन नहीं भी जरूरत, पर जिधर जरूरत है वो लेना पड़ेगा अपने को। फिर प्रोविजन, वो सब जो प्रोविजन है सेफ्टी हाइजीन का, जो एसओपी सजेस्ट किए गवर्नमेंट ने, तो वो हमको रखने पड़ेंगे। तो वर्कमैन को, स्टाफ को कैसे लाने का, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस। अभी डर गए लोग, घर पे बैठे 2 महीने से डर रहे, मेरे को किधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, मेरे फैमिली को थोड़ा कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। जो हम प्रोविजंस कर रहे हैं कि उससे वो आ सकते हैं, उनके लिए कुछ कन्वेंस का प्रोविजन करना पड़ेगा। अभी मुंबई में तो अभी लोकल लाइन अगर बंद है तो हमको
लोगों को उठाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमारे इधर ज्यादा जल्दी नहीं खोल सकते, क्योंकि एक वसई, विरार, डोंबिवली, ठाणे, मुलुंड ऐसे रहते होंगे अगर लोग, तो उनको हम गाड़ी से नहीं उठा सकते। छोटे गांव में क्या है, बाइक पे, साइकिल पे वगैरह आते हैं तो वो चालू कर सकते हैं, या बस भी प्रोविजन होगा तो इट इज पॉसिबल, बट इधर नहीं है, तो वो एक सोचना अपने पड़ेगा। फिर क्लीनिंग सब मशीन जो फिटिंग के स्टार्ट पे फिट करते हो, सब क्लीनिंग विनिंग जो करना है वो है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उसका डिमांड कम हो गया है, तो उसको अपने को ये रिवाइव करना पड़ेगा। अभी ये सब वो रिवाइवल में, इसके लिए मैं बोला ना कि बातचीत चालू करना पड़ेगा, सप्लाई चेन चेक करना पड़ेगा। और ये सप्लाई चेन में अभी हम लोग किधर किधर, अभी ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि 10% आप चालू कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, लेकिन अपने ऑपरेशन है ना, एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑपरेशन करते वक्त अगर कोई भी एक उसमें कड़ी कमजोर हो जाती है तो आगे हमारा फिनिश्ड गुड नहीं बन सकता। इसके लिए अपने को ये बॉटलनेक जो है वर्क फ्लो में वो स्टडी करना पड़ेगा। और ये सब चीज के लिए अपने को क्या लगेगा, लिक्विडिटी, पैसा लगेगा। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम थिंग। तो रीस्टार्ट के वक्त पे भी हमने बोला है कि अभी हम अनलॉक 1 में है, रीस्टार्ट करने के मूड में है, कंटाल गए घर पे बैठ के, लेकिन लिक्विडिटी का जरूरत है। आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग दैट। और लिक्विडिटी आज टेंशन में क्यों है, आज डिफिकल्टी क्या है अपने को पंप करने में, लिक्विडिटी है तो सही। ये क्या हो गया, लॉकडाउन भी जब भी अनाउंस किया ना, तभी प्लान करने का अपने को टाइम नहीं मिला। कोई भी चीज है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है या प्रोडक्शन, कोई भी प्लान करने को अपने को टाइम नहीं मिला। इसके लिए ऐसा हो गया। इतना विजुअलाइज नहीं किया था हम लोगों ने कि इतना लंबा पीरियड तक खींच जाएगा। और फिर तीसरा क्या हो गया कि सैलरी है, रेंट है, पावर, टेलीकॉम, ऐसे सब ओवरहेड्स जो है वो हमको आज हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्व्स जो थे मार्च के एंड में, उसमें से हम लोग को स्पेंड करना पड़ा। और फिर अपने जो रिसीवेबल है, एज ऑन डेट अपने जो रिसीवेबल थे, चौथा पॉइंट ऐसा है कि जो अपने डेटर्स एज ऑन जो भी आपको 20 मार्च को ये हो गया होगा लॉकडाउन, तो उस डे पे जो रिसीवेबल्स थे वो आज भी स्लोली आ रहे हैं। आप सबका ये एक्सपीरियंस होगा, वो भी वो सेम स्पीड से नहीं आ रहे जो स्पीड में आते थे। यानी लिक्विडिटी इज ब्रेकिंग। ओके, लिक्विडिटी जो साइकिल है अपना, वर्किंग कैपिटल साइकिल इलोंगेट हो रहा है। और ये लॉकडाउन के दौरान आइदर हम लोगों ने कोई भी बिक्री नहीं की है, या तो हमारी बिक्री बहुत ही लो है। वापस नए जो स्पेंडिंग है, सेफ्टी हाइजीन पे करना पड़ने वाला स्पेंडिंग है। सो अपने रिजर्व्स जो है, आप अभी रिस्टार्ट करने के मोड में जब भी है, जब भी आपके रिजर्व्स एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए, एकदम मिनिमम, बेयर टू मिनिमम आ गए। इसलिए क्या हुआ कि आज बिजनेसमैन, हम लोग जैसे बिजनेसमैन सब ये गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स के लिए रुके हुए थे। उसमें आरबीआई ने 2 बार तब्दीलियां लाई, मार्च में और मई में। और ये आत्मनिर्भर भारत में नए पैकेजेस जो बनाए उसके बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी सर ये एक मसला ऐसा हो गया, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। आज जिंदगी को बचाए या रोजी रोटी को, रोजी रोटी बचेगी तो ही जिंदगी बचेगी, ऐसा है। तो एज बिजनेसमैन हमारा फिलोसॉफी अलग होता है, अपना ब्लड हमारा अलग होता है, हमारा डीएनए अलग होता है, एम्प्लॉय का डीएनए अलग होता है। हम रोजी रोटी देने वालों में से है और जिंदगी दांव पे लगाने वालों में से। बट ये तो रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क मैं समझता हूँ ऑपरेशन रिस्टार्ट करने में है। बट हम लोग ये लाइवलीहुड अगर चेक करेंगे ना तो डेफिनेटली होगा। 1 सेकंड आप लोग दे सकते हैं, आई विल ट्राई टू चेंज। अभी आपको प्रॉपर है, ये फ्लो प्रॉपर आ रहा है तो आई कैन कंटिन्यू। मेरे इधर अनस्टेबल दिखा रहा है, so I have an option of changing to another network. You want me to do that or it is okay? No, Uday, I think it is okay now. It's Okay. fine. I think you should continue with this. Okay, whenever it is not, please tell me. Yeah. अभी देखिए, हमने अप्रोच टू सर्वाइवल का बात किया, उसमें जो पहला पॉइंट है देखिए, स्टॉप द ब्लीडिंग, करेक्ट। मैंने 3 लेवल्स ऑफ प्रोग्रेशन का बात किया, उसमें भी पहला पॉइंट है लिक्विडिटी। यानी सबसे अहम मुद्दा क्या है कि लिक्विडिटी अहम मुद्दा है। Why I am stressing this? Because this is what is going to happen. लेफ्ट साइड में देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन है कंपनी में? ओनर्स, शेयर होल्डर्स, हम लोग खुद, फिर अपने कस्टमर्स है, वेंडर्स है, राइट। ये सबको जोड़ने वाले बैंक है। देखो, एक आम जो बिजनेसमैन है जो अपना कुछ तो नया प्रोजेक्ट चालू करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, वो बैंक की तरफ ही देखता है। उसके लिए कोई मसीहा नहीं होता है, उसके लिए गॉड फादर्स कम होते हैं। बैंक ही अपना तारणहार है, बैंक ही अपना सब है।
तो बैंक की तरफ हम देखते हैं, और यही चीज जो बैंकों थ्रू ही होने वाला है। काफी सारे जो स्कीम्स बताए गवर्नमेंट ने बैंक थ्रू ही होने वाला है, इसीलिए बैंक को आप हमेशा संपर्क में बनाए रखिए, हमेशा उनके साथ जो भी उनका प्रोविजंस होता है, कंप्लायंसेस होता है, इग्नोर मत कीजिए, अच्छे बुक्स में रहिए, आपका जो रेटिंग होता है वो अच्छा रहता है। तो कोई कोई इग्नोर करता है बैंक, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कस्टमर से पैसा है वो भी अगर सीसी लिया है तो वो भी इंपॉर्टेंट है अपने को, बैंक वेंडर को पेमेंट करने का है तो वो भी है बैंक, अपने को भी उठाने का है अपने को कुछ भी धंधे से तो वो भी है बैंक। अच्छा, दूसरा अभी ये हो गया स्टेक होल्डर्स। राइट साइड में देखिए, मैं बोल रहा हूँ की एमएसएमई मैट्रिक्स। इसमें मैं एमएसएमई को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमेशा सबकी जुबान पे नितिन गडकरी इतना फॉरवर्ड है, वो उसको स्पेशली उसको क्यों दिया, बिकॉज वो फास्ट करने वाला काम है आदमी, उसको ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो क्यों दिया है, बिकॉज ये है कि एमएसएमई मैट्रिक्स 6.11 करोड़ यूनिट्स, एम्प्लॉयमेंट 12 करोड़, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है 31% एंड कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स है 45%. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, and that is why even while revising the definition this time, the cabinet has taken some more which were not hitherto, जो ये दायरे में नहीं थे उनको भी खींच के ले लिया है। तो जो लोग ग्रोथ के पाथ में है उनके लिए भी सॉल्यूशंस है, और जो लोग प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस्ड में है, उनको भी सॉल्यूशंस है। मैं खुद समझता हूँ ये सॉल्यूशंस दोनों तरफ से दिया है। देयर कैन बी मेनी आर्ग्यूमेंट्स, बट मैं समझता हूँ सोच समझ के ये किया है। हाँ, बात यह है कि अभी बैंक्स बराबर इंप्लीमेंट करती है नहीं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को सतर्क रहना चाहिए, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग होना चाहिए, अकोमोडेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एमएसएमई जो है हमेशा एनपीए बन जाता है, ये गलत सोच है। एक्चुअली एमएसएमई का कम से कम एनपीए रिकॉर्ड है, कम से कम। जो बड़े बिजनेसेस है ना, उसमें से काफी जो हुए हैं इसके पहले जो एनपीए, वो बड़े बिजनेस में से हुए। आगे बढ़ते, अभी बैंक्स की स्कीम्स की तरफ बढ़ते। तो गवर्नमेंट की क्या क्या हेल्प है अपने को इंप्रूविंग लिक्विडिटी। आरबीआई का एक नोटिफिकेशन था, जो आरबीआई का एक नोटिफिकेशन था 27 मार्च का। तो उसमें जो है एग्जिस्टिंग टर्म लोन अगर अपना होगा, एग्जिस्टिंग टर्म लोन पे जो ईएमआईज अपने पड़ते हैं, उसमें मार्च टू मई तक जो है मॉरिटोरियम का अवेलेबिलिटी था अपने पास। अभी मई तो हो गया, तो ये अवेलेबल था। और इसमें क्या होने वाला था कि जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो आगे जाने वाला था, बट इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग पोर्शन पे चालू रहेगा। राइट, जिसने ऑप्ट किया था उसको ये मिल चुका होगा, मैं मानता हूं। नहीं मिला होगा तो अभी मई हो गया है, सॉल्यूशन नहीं है, बट स्टिल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा तो रिक्रेडिट का बात कर सकते हैं बैंक में, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने 1 महीने का खुद मैंने रिक्रेडिट करके लिया था, 1 महीने का मेरा डेबिट किया था ईएमआई। मेरे को थोड़ा सा सैलरी करते वक्त लगा, थोड़ा उस टाइम पे मेरा कलेक्शंस नहीं आ रहा था, तो मैंने रिक्रेडिट का बात किया बैंक में, इमीडिएटली वही दिन मेरे को रिक्रेडिट करके दिया। सो इट इज पॉसिबल। मैं वही बोल रहा हूँ, बात छेड़ेंगे नहीं ना, जब तक अपने स्टेक होल्डर से खुला बात छेड़ेंगे नहीं, डर के शाइनेस से हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। बात छेड़ के क्या होता है, ना बोलेगा ना सामने वाला, उससे और आगे कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो आरबीआई ने 22 मई का निकाला जो सर्कुलर, उसके अंदर जो है आगे से यानी जून जुलाई अगस्त का एक्सटेंशन दिया है। तो यदि आप चाहते हैं अभी ईएमआई आपका नहीं पड़े ये 3 महीने में, तो इमीडिएटली बैंक को लिखिए। अगर बैंक आपके पास आई होगी, नॉर्मली ये ऑप्ट आउट रहता है, ये जो स्कीम्स दिया उसको ऑप्ट आउट स्कीम्स बोलते हैं, यानी बैंक अपने को देता है, अपने को नहीं चाहिए तो हम लोग नया ना बोलना चाहिए। एक्चुअली ये ऑटो होना चाहिए, बट ऑटो नहीं हो रहा है सब बैंक्स में। इसको बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो ऐसा हो रहा है, बट व्हेन वी वांट इट वी हैव टू गो फॉरवर्ड। अगर हम प्यासे हैं तो हम कुएं की तरफ जाएंगे ना कि कुआं अपने तरफ आएगा। तो वो मसला है। और आपका अगर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट होगा तो आरबीआई के पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट भी मार्च टू मई का डिफर हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे एक सीरियस प्रोविजन था। इसके लिए मैंने किसी को रेकमेंड नहीं किया था। वो सीरियस प्रोविजन ऐसा था कि अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो है 3 महीने का एक साथ जून में डेबिट होगा, ऐसा वो सर्कुलर में लिखा है। मैंने ये सब जो प्री इवेंट किट था सबके साथ शेयर किया है,
शायद आपको टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन डेट वाइज सब आपको अरेंज्ड है, आपको कोई भी ये रेफरेंसर उसमें मिल सकता है, तो यू कैन ऑलवेज रिफर टू इट। या एंड आवर हैंड होल्डिंग विल ऑलवेज बी देयर। हम ये इवेंट करके जाएंगे नहीं, आपको कुछ लगा यू कैन ऑलवेज राइट टू अस, यू कैन ऑलवेज, आई प्रेफर राइटिंग देन कॉलिंग। ओके, फिर आरबीआई का नोटिफिकेशन जो दूसरा है उसमें एक अच्छी चीज क्या की है कि इसमें वापस वो जून टू अगस्त का एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन इसमें क्या किया, जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो आपको शॉर्ट टर्म लोन की तरह से आगे ढकेले जाएगा। यानी जो आपका 3 महीने का इंटरेस्ट जो है, अगर आपने नहीं समझो लिया होगा पहला और अभी लेते हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इमीडिएटली आपको सितंबर में ये लोग डेबिट नहीं करेंगे, आपको अक्टूबर टू मार्च में डेबिट करेंगे फेज्ड मैनर में। तो इसको बोलते हैं फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन, बट इसमें आपको सहूलियत होगा। ये हुआ टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट के ऊपर। अभी इसमें हमने सैंपल लेटर्स भी दिए आपको कैसा लिखना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे मॉरेटोरियम ईएमआईज का मांगने का होगा तो कैसा लिखना चाहिए। तो इसमें पहले पैराग्राफ में हम ऐसे लिखते हैं कि ये भी सब मैं आपको सैंपल पीडीएफ्स आफ्टर द इवेंट देने वाला हूँ। तो यदि आप आज नहीं नोट कर सके, मैं आज सिर्फ सब्जेक्ट मैटर आपको बताऊंगा, बट ये आपको मैं दे दूंगा। ओके, this has a reference to RBI notification so and so in order to bring relief to the MSME units वगैरह। Second paragraph, in this regard we would like to bring to your notice that point number 2 which allows the lending institution to defer the EMIs on the term loans till August. In view of above, we want to opt for that। ये सब लिख दो ऐसा। और deferment of interest का होगा तो राइट हैंड में दिया वो हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। वही अगेन इनवाइट देयर अटेंशन। अभी इसमें जो है आपको थोड़ा ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो दोनों सर्कुलर का आप रेफरेंस दे दो, मार्च का भी रेफरेंस दे दो, आप मई का भी रेफरेंस दे दो। जो डेबिट हुआ है ना इंटरेस्ट, आई थिंक देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिक्रेडिटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। यू कैन ऑलवेज ट्राई, शायद लास्ट 3 महीने का नहीं देगा, बट दिया तो आपको एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिलेगा, बिकॉज दे हैव बीन गिविंग बहुत पावर्स दिया लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। इनको बोलते हैं मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को काफी पावर दिया है ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू दीज लेटर्स। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि आगे जाके जो इनके नोटिफिकेशंस वगैरह है उसमें ये कॉन्सेप्ट्स एब्रिविएशंस यूज होंगे, तो स्टडी करते हैं एब्रिविएशंस क्या है। एक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होता है जिसको एसएमए बोलते हैं। एसएमए 0 वो होता है जिसमें आपका डीले 30 दिन के नीचे है। एसएमए 1 वो होता है जिसमें आपका डीले 31 दिन से 60 दिन तक है, और एसएमए 2 वो होता है जिसमें आपका डीले है 90 दिन तक, 60 से 90 दिन तक। They just check your connection. थोड़ा कट होता है. Start from again, please. Okay. Important banking concepts हम लोग बात कर रहे हैं। Special mention accounts, which is SMA. SMA 0 जो होता है वो 30 दिन के अंदर अपना डीले हुआ तो SMA 1 जो होता है वो 30 और 60 दिन के बीच में, और SMA 2 जो होता है वो 60 और 90 दिन के बीच में। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या होता है, जिधर इससे ज्यादा होगा डीले वो जिधर इससे ज्यादा होगा डीले वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट वो होता है जो एनपीए नहीं है, जो एनपीए नहीं है वो होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। Can you give me 2 minutes? I will try to take the other connection. I have 2 connections. Yeah. If one is failing, so hello, please. Uday. No, listen to me. You are right. When you move your head left or right, na, then it is breaking. So try and be straight to the screen. I'll take the mic a little near. Yeah. Now it is okay. Is it okay now? Yeah, it is okay. Yeah. Okay. So I was talking about what is a standard asset. So which has not been classified as a non-performing asset is a standard asset. Yeah. So a standard asset can also be SMA 0, 1 and 2. ठीक है? ये बराबर समझ लो। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स एसेट्स क्या है, और स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है। कभी कभी क्या है, जो बैंक को नहीं करने का ना, वो अपने को इसमें गोल गोल करके कुछ तो समझा देती है, ये गलत है।
ठीक है, मैं बताऊंगा किधर किधर बैंक भी अपने को गोल गोल घुमा सकते हैं, आगे जाके बताऊंगा आपको। एक जो है सब लोग मिस कर रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन में, मैं मालूम नहीं बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन ये फरवरी का अपना लॉकडाउन चालू होने के पहले एक फरवरी में 11 फरवरी 2020 को एक खास नोटिफिकेशन आया था, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमईज। तो इसमें क्या हुआ, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अप टू 25 करोड़ आपका लोन होगा, तो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया है। अभी रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी आप रेगुलर अकाउंट है, कुछ डिले वगैरह नहीं है आपका, राइट, और आपको समझो फॉर एग्जांपल मेरा 4.5 लाख ईएमआई आता है, अभी कुछ कारणवश मैं 4.5 लाख भरना मेरे को मंथली थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है, तो मैं इसको स्लाइटली फेज्ड मैनर में इसको ढकेल सकता हूं। तो क्या करेंगे, अगर आपके 36 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है तो आपको थोड़ा सा आपका सीएमए देख के आपको रीअसेस करेंगे, और रीअसेस करते वक्त वो पीरियड आपको शायद 60 महीने तक खींच सकता है। तो ये यही 4.5 लाख जो है आपका 3.5 लाख में हो सकता है, तो 1 लाख का आपको लिक्विडिटी मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। अभी इसको क्या है, यानी देख के अपने को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है तो ये भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट मोरेटोरियम, डिले ऑफ इंटरेस्ट और वो सब, सीधा हमारा जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको भी हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसमें SMA 0, 1, 2 तीनों अकाउंट्स एलिजिबल है, नो प्रॉब्लम। ये स्कीम सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक है, कुछ घाई नहीं है। तो ये हम लोग बाकी के स्कीम्स जब भी स्टडी करेंगे, अभी हाल ही में आए हुए स्टडी करेंगे, ये भी एक स्कीम आप दिमाग में रखना। सिर्फ इसमें एक ही चीज है, अगर आपने पहले कभी रिस्ट्रक्चर किया होगा, ऐसे ही एक सर्कुलर रिस्ट्रक्चरिंग का जनवरी 2019 में आया था, उसके हिसाब से अगर आपने उस टाइम पे रिस्ट्रक्चरिंग एक बार कर दिया होगा तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग वापस अलाउड नहीं है। अभी इधर सवाल ऐसे हो सकता है कि मैंने मेरे लाइफ टाइम साइकिल में टर्म लोन के एक बार पहले समझो बाय चांस 2018 में समझ लीजिए मैंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था, तो वापस अलाउ करेगी क्या? इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, looking at the leniency which the government has asked the lending institutions to keep, इन लोग शायद करेंगे, क्योंकि 3 साल के ऊपर हो गया जिस चीज को, तो शायद कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जिसका आज तक रेगुलर अकाउंट है, रिस्ट्रक्चरिंग के दिन तक उसका रेगुलर होना चाहिए। यानी ये पीरियड छोड़ दो, लॉकडाउन का पीरियड नहीं पकड़ते, वो स्टैंडर्ड पीरियड में से निकाल दिया है, तो सिविल रिकॉर्डिंग और किसी में भी वो नहीं जाता है। वो पीरियड छोड़ के अगर आपका 29 फरवरी तक और उसके बाद में भी लॉकडाउन खुलने के बाद का आपका एक रेगुलर अकाउंट है जिसमें SMA 0, 1, 2 भी चलेगा, तो उनको ये रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है, डेफिनेटली देखेंगे। ये भी आगे बढ़ते हैं। लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जिसको बोलते हैं, जो हम लोग ने CC या OD लिया होगा, राइट, तो उसमें ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को है ना, ये पैंडेमिक के कारण जो अपने को बिजनेसेस को प्रॉब्लम हुए हैं, उनको और पावर दिया है क्या, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने का। ड्राइंग पावर आपको सबको मालूम होगा शायद, जिन्होंने वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है, वो डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस पेड क्रेडिटर्स। वो डेटर्स एक पर्टिकुलर पीरियड के होते हैं, जो रिसीवेबल होते हैं वो शायद 90 दिन पकड़ो, चलो हेलो 90 दिन के शायद अपन डेटर्स पकड़ते, तो 90 डेज डेटर्स पकड़िए समझो, और स्टॉक, इसमें से पेड जो क्रेडिटर्स है वो माइनस करते हैं, अनपेड क्रेडिटर सॉरी, जो क्रेडिटर्स पे करना बाकी है वो माइनस करते हैं। तो ये हिसाब से ड्राइंग पावर। अभी बैंक्स को क्या पावर दिया कि ये जो मार्जिन होता है, जो स्टॉक के ऊपर और डेटर्स के ऊपर एक मार्जिन रखते हैं बैंक, नॉर्मल केस में 25 या 30% से रखती है, वो इन लोग सजेस्टेड मार्जिन अभी 10 और 15 है, डिपेंडिंग ऑन ईच केस सिचुएशन, ईच सिनेरियो पे डिपेंड करता है। सभी को देंगे ऐसा नहीं बोल सकते, बट कम तो जरूर कर सकते। ये हिसाब से आपका रीअसेसमेंट वर्किंग साइकिल का हो सकता है। इसमें क्या होगा, एक और इवन आपका जो पीरियड ऑफ रिसीवेबल्स है, जो डेटर्स का पीरियड है, वो भी 90 से 120, 150, 180 तक भी लेके जा सकते हैं, तो एक कवर पीरियड भी इंक्रीज हो सकता है। ये स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए अलाउड है, SMA 0, 1 और 2 के लिए अलाउड है, और इसका लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 33% ऑफ योर फ्रेश टर्नओवर। अभी इसमें RBI जो नया नोटिफिकेशन आया, मई का जो नोटिफिकेशन है, उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस ऐसा है कि ये जो एनहांसमेंट करेंगे
ड्राइंग पावर का जो एनहांसमेंट करेंगे वो 31 मार्च के बाद में ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। तो ये टेम्पररी अलाउड है आपको। ये दोनों केस में रीअसेस करेंगे वर्किंग कैपिटल तो भी, या डीपी रिकैलकुलेट करेंगे तो भी 31 मार्च तक ही ये रहेगा। 31 मार्च के बाद में उसको वापस रेगुलर साइकिल में लेके जाएंगे। इसको देने के लिए एक लेटर दिया। अच्छा, इसमें नोट कर लीजिए, राइट टॉप कॉर्नर पे जो लिखा है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल नॉट क्वालिफाई एज डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट नहीं पकड़ेंगे। These measures will not be treated as restructuring. Right? इसमें पॉसिबल, अब ये लेटर लिखना आपने को, ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिकैलकुलेशन ऑफ डीपी, ये हिसाब से इनको लिखने का है। वी हैव टू इनवाइट देयर अटेंशन टू आरबीआई notification of March regarding this. We have to tell them that RBI has asked you suggested margins of 10 and 15. Kindly do recalculate our DP and get back to us. इसमें अपने को जो जोड़ेंगे पेपर्स हम साथ में, वो है प्रोविजनल्स अपने 31 मार्च के जोड़ेंगे। नहीं होगा तो टेम्परेरीली आपका जो टर्नओवर है पर मंथ वो जोड़ेंगे तो भी चलेगा। इन दैट केस एक बैलेंस शीट आपका 31 दिसंबर 2019 का जोड़ना पड़ेगा। 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट प्रोविजनल जोड़ दे तो बेस्ट है, नहीं तो दिसंबर 2019 का जोड़ेंगे विद एक्सपेक्टेड टर्नओवर, वो तो भी चलेगा। नेक्स्ट ईयर का अनुमान अपने को देना पड़ेगा, उनको 20-21 का टर्नओवर का भी अनुमान देना पड़ेगा, और प्रोजेक्शंस लगेंगे उनको 3 साल के सीएमए के साथ। ये अपना जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है वो, बट दे कैन डू दिस। तो दिस इज ऑल्सो, ये भी एक तरीका है लिक्विडिटी इंप्रूव करने का। आगे जाते हैं, जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच पे आते हैं अभी, जो हाल ही में बहुत जो डिस्कशन हो रहा है 20% वाला चीज। तो ये पहला स्कीम तो ऐसा है जो अनाउंस हुआ है, वो 3 लाख करोड़ ऑटोमेटिक कोलैटरल फ्री लोन फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। तो इसके अंतर्गत 45 लाख यूनिट्स को इसमें बेनिफिट होगा, राइट। फिर इसको अभी हाल ही में कैबिनेट का भी नॉड मिल गया है, 20 मई को इसको कैबिनेट का नॉड मिल गया, और इसे कहेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। ये बैंक के द्वारा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के द्वारा भी अपने को मिल सकता है। ये अपने जो एडिशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, यानी जो कोविड की वजह से अपने ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हो गए, तो अभी नया ऑपरेशंस चालू करते वक्त अपने को जो लगेंगे रॉ मटेरियल रीस्टार्ट करने के लिए जो लगेंगे हम लोग को, वो पैसे के लिए है। इसमें एंड यूज स्टेटमेंट जो बोलते हैं, जो बैंक मांगता है, जो पैसा उठा रहे हैं हम, वो किस चीज के ऊपर हम देने वाले हैं, उस पर ज्यादा नहीं स्ट्रेस करेंगे, बिकॉज पैंडेमिक का जरूरत सबको पड़ने वाला है, ये बोलता हूँ। बट नॉर्मली एक जनरल अपने को लिखना पड़ेगा उसमें, बट स्ट्रेस नहीं करेंगे एंड यूज। ये अमाउंट है जो अपने को 20% जो अपना आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी जो आउटस्टैंडिंग है अपना, उसके ऊपर 20% अपने को मिलेगा। तो फिर जो एलिजिबल यूनिट्स, जो अपने कौन से एलिजिबल यूनिट्स होते हैं, तो जिनका 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है आउटस्टैंडिंग, फ्रॉम ऑल बैंकिंग सिस्टम, नॉट ओनली फ्रॉम वन बैंक, माइंड यू, फ्रॉम ऑल बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंक ए से है आपका 2 करोड़, बैंक बी से 1 करोड़ है, तो 3 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, ओके। और आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबल अकाउंट्स है। इसमें रेगुलर अकाउंट्स SMA 0 और 1 तक ही अलाउड है। इसके लिए हम लोग ने डेफिनेशंस पहले किए, SMA 0 and 1 ओनली, SMA 2 नहीं अलाउड है। नोट कीजिए, ये हम लोग 31 अक्टूबर तक अवेल कर सकते हैं। और इसका टेनर क्या रहेगा, इसको कब तक चुकाने का है अपने को, हम लोग को इसको चुकाने का है 4 साल में, जिसमें पहले साल सिर्फ ब्याज दिया तो भी चलेगा, प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है लोन, ये 100% गारंटी देगा। इसको कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये पूरा गारंटी देगा। इसके जो गाइडलाइंस वगैरह भी है, ये यही ट्रस्ट बनाता है, राइट। इसमें आगे, इसमें कोई भी गारंटी फी नहीं रहेगा, कोई भी फ्रेश कोलैटरल नहीं दे, कोई भी नया हम लोग को प्रॉपर्टी या जो भी है वो नहीं रखना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम लिमिट दिया है वो है, बैंक्स के लिए है 9.25%, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको बोलते हैं, और जो 14% का कैपिंग दिया है वो है NBFC के लिए। अच्छा, इसमें
थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वो कुछ एक अलग रेट कैलकुलेशन रहता है, बट इसमें ज्यादा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, इसमें 10 के ऊपर नहीं जाएगा बैंक में। इसमें लोन जो है वो क्या फॉर्म में मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे ये लोन को, तो ये लोन रहेगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देगा उसको बोलेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, और जो एनबीएफसी देगा उसको बोलेंगे एडिशनल टर्म लोन। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये होगा आपका लॉन्ग टर्म लेंडिंग होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये, करेक्ट, और इसको शॉर्ट टर्म में नहीं गिना जाएगा। तो हमारे जो डेट के रेशोज वगैरह जो गिनते हैं ना, उसके लिए इसको ऐसा ये किया है, क्योंकि इसको अगर सीसी या ओडी में गिनेंगे तो हमारे रेशोज दे विल गो आउट फॉर अ टॉस। ये भी एक प्री सैंक्शनड जिसको बोलते हैं प्री अप्रूव्ड लोन है। बैंक को ढूंढना है कि हमारे पास कौन से एमएसएमईज है, बैंक को अपने को लिखने का है एक्चुअली, और हम लोग को चाहिए या नहीं चाहिए ये राइट अपना है। यदि बैंक को सिर्फ एक ही राइट है, ये ना बोलने का कभी राइट है, जब भी कुछ प्रॉब्लम है वो यूनिट में, ये फ्रॉड है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स है, बहुत सारे लॉसेस है, आगे जाके एकदम वीक प्रोजेक्शन है ऐसा, बट रेगुलर बिजनेस के लिए ना नहीं बोल सकते बैंक सीरियस प्रॉब्लम में आ सकता है अगर ये करेंगे। तो हम हमारे एसोसिएशन से भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन करें ना अगर नितिन गडकरी को डायरेक्ट भी, तो बैंक भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये अपने को बैंक के साथ परस्यू करने का, बहुत बैंक्स काफी एग्रेसिव है, उन लोग खुद ही प्रोएक्टिवली आगे आए हैं, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर बैंक बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है या अड़ाड़ी का बात कर रहा है, तो थोड़ा सा अपने को स्लाइटली थोड़ा अपने को प्रोएक्टिव होके लेना पड़ेगा। इफ बिकॉज वी रीड इट वी हैव टू गो। इसमें क्या टाइप से लेटर लिखना चाहिए अपने को, ये सब सैंपल्स दूंगा, बहुत बड़े बड़े लेटर्स है, बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू द ब्रीफ। तो इसमें लिखना चाहिए अपने को कि ऐसे ऐसे टाइप के स्कीम्स आए हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर, और इसके वजह से अभी हमारा कंपनी 2-2.5 महीने से लॉकडाउन में है, हमारे सब एक्सपेंसेस ने हमारे रिजर्व्स हीट अप कर दिए, और मेरे को ऑपरेशंस चालू करने के लिए वगैरह ये लगेंगे। और इसका आपके बैंक ने यदि कोई गाइडलाइन बनाया होगा तो मुझे फॉर्म दिया जाए, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। सिंपल टर्म्स में ऐसा लिखा है। इसमें अपने को जो पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इसमें एक ऑडिटेड बैलेंस शीट लगेगा 18-19 का, प्रोविजनल अगेन मार्च का, और वो होगा आपका बेस बैलेंस शीट 18-19 का, ये साल का होगा अपना प्रोविजनल, और 3 साल का होगा प्रोजेक्टेड, ऐसा मिलके 5 साल का उनको सीए में देना पड़ेगा। सीए में यानी क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस, वो एक्चुअली बैंक ही बनाता है, अपने को ये सब प्रोविजन करने का। या तो अगर आपका सीए देखता होगा ये, वो बना देगा सीए में स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्कीम जो है, अभी तक ये प्रपोज्ड था, परसों यानी 1 जून को इसको भी कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। ये है 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। अभी आपने देखा कि पहला जो स्कीम था 20% वाला, उसमें एनपीए और एसएमए 2 को नहीं लिया गया था, इसमें एनपीए और एसएमई 2 को भी लिया है। यानी अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार जो स्ट्रेस्ड यूनिट्स है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये स्कीम उनके लिए है। इसमें 2 लाख एमएसएमई कवर अप हो जाएंगे। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपीए और स्ट्रेस विल बी एलिजिबल, जैसा मैंने आपको बोला। इसमें हम सपोर्ट 4 सीजीटी एसएमई एक स्कीम था, सीजीटी में एसएमई उनका एक फंड है, उसमें 4,000 करोड़ रुपए डालेंगे। और इसमें जो पहले स्कीम में 100% गारंटी ना, इसमें थोड़ा पार्शियल गारंटी है। इसके लिए इसमें थोड़ा सा बैंक स्टडी करेगी प्रपोजल, क्योंकि एक तो एनपीए और स्ट्रेस्ड है, बट अपने को पॉसिबल है ये। और इसमें गारंटी भी काफी दे रहा है। गारंटी सीजीटी एसएमई इनको 85% गारंटी दे रहा है 5 लाख तक, और 5 लाख के ऊपर का गारंटी 75% दे रहा है। गारंटी भी अच्छा खासा है। बैंक को रिस्क या बैंक को जोखिम नहीं है। इसमें कैसा देंगे, इसमें ना प्रमोटर को दिया जाएगा लोन, यानी हम ओनर है ना, हम लोगों को लोन मिलेगा, और वो हम लोगों को एज इक्विटी यानी एज अपना शेयर होल्डिंग अपने को बिजनेस के अंदर लाने का है। या इसमें कैपिंग है 15% ऑन प्रमोटर स्टेक। अपना अगर 2 करोड़ है अंदर, तो 2 करोड़ के ऊपर मेरे को 15% यानी 30 लाख का कैपिंग है, सब्जेक्ट टू 75 लाख मैक्सिमम। तो ये भी एक स्ट्रेस्ड एसेट को थोड़ा सा रिलीफ है। अगर एक स्ट्रेस्ड एसेट है, एनपीए है,
और वो चल रहा है, कैसे कैसे लंगड़ के चल रहा है, तो उसको एक मौका मिला है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा है, वो बराबर स्कीम का यूटिलाइज करना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्कीम, इसको भी कैबिनेट अप्रूवल मिल गया। यह है 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन जो बोलते हैं फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स। आपने सुना होगा बहुत, फंड ऑफ फंड्स। तो वो क्या है? एमएसएमई जब ये मार्केट से पैसा उठाना चाहती है ना इक्विटी के तौर पे, तो बहुत डिफिकल्टीज आई है। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये एक कोशिश है सरकार की कि अच्छे एमएसएमई जिसका बहुत पोटेंशियल हो, जिसमें एक अच्छा वायबिलिटी हो, उसको हेल्प करने की ये गवर्नमेंट की कोशिश है। फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा इसमें 10,000 करोड़ का। ये फंड ऑफ फंड्स जो है वो ऑपरेट होगा मदर फंड और डॉटर फंड के लेवल पे 1:4 के रेशो में, यानी टोटली 50,000 करोड़ अवेलेबल होगा। ये एमएसएमई को साइज इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। जो एमएसएमई का ट्रैक रिकॉर्ड, ग्रोथ रिकॉर्ड पीछे का और आगे का भी अच्छा ग्रोथ है, उसने ये लेना डेफिनेटली होना चाहिए। और आगे जाके इसको एसएमई एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, एसएमई बोर्ड बोलते हैं, उस पर भी लेके जाने के लिए हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट करेगा। आज 750 करीबन 750-800 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, एसएमई एक्सचेंज में। तो जो एग्जिट रूट बोलते हैं वो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। अलग फंडिंग ये टाइप का है, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा टाइप का स्कीम आया है। So those who are doing well or looking for growth potential should definitely look out for what is in store for us in this scheme. This will essentially be limited companies, private limited companies, because it is going to come through the equity and आगे जाके stock exchange पे listing होने वाला है। अभी जो नया डेफिनेशन 1 तारीख को वापस थोड़ा सा रिवीजन था मीडियम एंटरप्राइजेस के डेफिनेशन में। इसमें क्या हुआ, पहला था काफी लो था थ्रेशोल्ड लिमिट्स, काफी सालों से बहुत लो था ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसके लिए क्या हो रहा था, जो एमएसएमईज ग्रो हो रहे थे उनको डर था कि आउटग्रो ना हो जाए, और आउटग्रो होने के बाद में ये जो है उन लोग को जो फैसिलिटीज जो एमएसएमई को मिल रही है वो नहीं मिलेगी। तो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, वो अभी ओके कर दिया है, एटलीस्ट ये इसमें ओके कर दिया। अभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग प्लेटफॉर्म पे था। पहले क्राइटेरिया था ओनली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का, अभी क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी प्लस एनुअल टर्नओवर। तो अभी नया डेफिनेशन है माइक्रो का 1 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर। फिर स्मॉल जो है वो 10 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के नीचे टर्नओवर। और मीडियम जो है ये अब भी बढ़ाया, ये 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर, इतना बढ़ा दिया ये। तो जो ग्रोथ पाथ पे थी उनको अभी डर नहीं है, वो भी मीडियम में आ जाएगी। अभी इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा है, लोग बोलते हैं कि जब ये इंसेंटिव्स आते हैं तो फंड बेस्ड इंसेंटिव्स आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, फंड बेस्ड इंसेंटिव्स का मतलब ये होता है कि एक फंड दिया 20,000 करोड़, वो फंड खत्म होने तक वो स्कीम लागू है। तो शायद जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनका फंड रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो ये खा जाएंगे और माइक्रो और स्मॉल को नहीं मिलेगा। ऐसी थोड़ी सी परेशानी मुझे किसी के साथ में डिस्कस करते वक्त लगी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा होगा ना तो भी नितिन गडकरी इतना प्रोएक्टिव है, आई एम श्योर कि ये स्कीम बढ़ाएगा। बहुत बार ऐसे जो स्कीम्स होते हैं, जैसे CLCSS स्कीम था एक एमएसएमई, वो 4-5 बार उन्होंने बढ़ाया। तो ये भी डेफिनेटली अगर ज्यादा कंजम्पशन होगा ये स्कीम में तो ये बढ़ाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे जाते हैं। तो दूसरे रिलीफ मेजर्स है जिसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए नहीं, बट थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि टेंडर्स में अभी 200 करोड़ तक जो टेंडर्स है उसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं इन्वॉल्व करेंगे। अभी एमएसएमई को एक ई मार्केट का लिंकेज भी देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। आप किसी ने GEM करके एक एमएसएमई का साइट होता है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग साइट, जिसने नहीं देखा है मैं सजेस्ट करूंगा कि वो देखिए, अच्छा साइट है। अभी जो पहले हम लोगों कॉर्पोरेट के पास से 45 डेज में अपना नहीं आया पेमेंट एमएसएमईज को, तो रिलीफ था। अभी इसमें इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में ऐसा था कि वो 12% जो है वो 15,000 के नीचे पगार होगा जिनका,
और 100 वर्कर से नीचे है, 90% वर्कर्स उसमें कवर्ड है। ऐसा मार्च से मई तक था, अभी उसको जून से अगस्त तक एक्सटेंड किया है। लेकिन इसमें हमारी ज्यादातर के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आते, बट जो छोटी माइक्रो और स्मॉल लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनको ये बेनिफिट है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों कवर हो रहा है। फिर ईपीएफ नेक्स्ट 3 महीने के लिए जो है कंट्रीब्यूशन जो है 12 से 10% तक घटा दिया है, तो 2% का अपने को थोड़ा बेनिफिट होगा जून टू अगस्त में। और टीडीएस के रेट्स में थोड़ा सा चेंजेस है, उसके ऊपर मैंने सर्कुलर दिया, नॉट वर्थ मेंशनिंग। 14 मई से वो है, ध्यान रहे अभी आप जो टीडीएस के रिटर्न्स भरे 14 मई से नए रेट्स है, इसमें 25% रिलीफ दिया है, तो ठीक है, थोड़ा सा अपने हाथ में स्लाइटली बेटर फंड रहेगा। लास्ट वी आर टेकिंग इज, ये जो बहुत बार हमने सुना है कि रेपो रेट कम हो रहा है, पॉलिसी रेपो रेट जिसको बोलते हैं, पॉलिसी रेपो रेट कम हो रहा है, तो ये और रिवर्स रेपो रेट भी कम हो रहा है। तो क्या है, क्यों ऐसा है कि ये हमारे तरह तक आता नहीं, हमारा जो बोरोइंग रेट है यानी बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो क्यों कम नहीं हो रहा है? जैसे कि मार्च में 5.15 था, वो घट के हो गया 4.40, 75 बेसिस पॉइंट कम हुआ, वही जाके आगे 4 हो गया, तो इतना कम हो गया। रेपो रेट भी पहले 4.90 था, वो जो 4 हो गया और अभी 3.35 है। तो मैंने एक्चुअली, एक मेरा दोस्त है जो बीएनपी पारिबास में डायरेक्टर था और अभी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उसके साथ बात की। आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट वो एक यूनिक सिस्टम है जो ये लेंडिंग को आने तक ना उसको टाइम लगता है, बट मैं मानता हूँ ये ठीक है, ये रीजंस उसने दिया है, ये फोरम में इतना पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, बट हम लोग मांग सकते हैं बैंक को, हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैंक को कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी लिखे ना अगर बैंकों को, तो एक थोड़ा सा जागरण होगा, and people will start, banks will also start thinking, many banks have started thinking in this line to reduce the rates। क्या होता है, पहले वो डिपॉजिट के रेट्स इतने हाई करके रखे ना कंपटीशन में, प्राइवेट बैंक्स और नेशनलाइज बैंक्स के, तो कंपटीशन में ना उनको थोड़ा सा उनका कॉस्ट बढ़ता है और वो पास ऑन नहीं होते। अभी लिक्विडिटी बहुत है बैंक्स के पास, जो लिक्विडिटी है वो अमेजिंग लिक्विडिटी है, लेकिन थोड़ा सा उनको अभी क्या है कि डर लगता है एमएसएमई को। बट ये अभी जो स्कीम्स आई है ना जिसमें पूरा गारंटी ले रहा है गवर्नमेंट, तो अभी लेंडिंग बढ़ेगा, और लेंडिंग बढ़ेगा जिस दिन, तभी उसका डिमांड बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो रेट कम होगा। बट ऐसे सैंपल लेटर एक मैंने राइट साइड में दिया है जिसमें हम बैंक को लिखेंगे कि ऐसा ऐसा रिवर्स रेपो रेट जो है कम। रेपो रेट, अभी रेपो रेट क्या होता है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। रेपो रेट होता है जो रेट में ना सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक जो रेट में शॉर्ट टर्म लेंडिंग बैंक को करती है, और रिवर्स रेपो जो होता है वो अपनी बैंक जो है वो डिपॉजिट रखती है आरबीआई को, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो, तो ये एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता है। तो ये दोनों कम हो रहे हैं, that means that liquidity with the bank is more and they have to lend. Last, to conclude, what we have done so far, अपने को ध्यान में रखना है क्या क्या हम सीखे हैं, और वो थियरी ऑफ 3 जो बताया आपको वो ध्यान में रखिए। डीप डाइव कीजिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक एक्टिविटी पे, और जो भी अपने कंट्रोल में है वो पूरा कंट्रोल कीजिए। थिंक अबाउट वेरियस थिंग्स दैट हैव टू बी डन ऑन रीस्टार्टिंग। ट्राई टू एसेस, जो लिक्विडिटी लगने वाला है वो एसेस कीजिए। शॉर्ट टर्म अपना कंपनी जिंदा रहने के लिए क्या क्या लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है वो कीजिए। बजट डेफिनेटली प्लान कीजिए और रिगोरसली फॉलो अप करिए उसमें। ऑलवेज वर्क विद कैश पॉजिटिव, अगेन चेक इंटरनल रिजर्व्स, और डिटरमिन कीजिए कि बाहर से अपने को कितना पैसा लगने वाला। फालतू में पैसा नहीं उठाने का, नहीं तो हम डेट ट्रैप में पड़ेंगे। फिर ये जो आपको आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम्स बताए उसको बराबर से उसका मुआयना कीजिए, और कौन सा आपको बेस्ट सूटेड है ना इसमें वो आप चुन लीजिए। आपके सीए को, आपके जो भी सीनियर लोग हैं कंपनी में, उनसे कंसल्ट करके ये चुनिए, और बैंक को लिखना चालू कर दीजिए, पेपर बनाना चालू कर दीजिए, बिकॉज लिक्विडिटी लगेगा। और ये कोई बैंक में परस्यू करे बगैर नहीं होता है, तो परस्यू करते रहिए। थैंक यू। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप नोट कर सकते हैं। कुछ भी होगा तो आप मुझे, राधा को, तुषार को, किसी को भी लिख सकते हैं। और हम लोग आगे जाके थोड़े फोर्थकमिंग वेबिनार्स मैंने लिखे, री इन्वेंटिंग बिजनेस मॉडल पे एक करेंगे, एक यूजफुल स्कीम्स फॉर एमएसएमई करेंगे, और कुछ हम लोग वेब क्लासरूम्स भी लेंगे, और उसमें फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स, टैली फॉर ओनर्स, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग,
और बेटर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू बेटर प्रॉफिट्स। ऐसी कुछ सीरीज है जो अभी हम वेब माध्यम से अभी चालू कर रहे हैं। थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। Thank you, Uday, for a wonderful and very simple presentation. I am sure that everybody in the group has understood the point of view in which you were trying to explain. Now, I would request Radha Ramesh, who is our admin head, GM training and admin. She will be taking the written questions from the chat, if any. And after that happens, anybody who has and who wants to talk directly, I will unmute their mics and they can ask Uday questions. So first we'll begin with Radha taking the questions from the chat. Radha, please go ahead. Thank you, Tushar sir. Radha, Yeah. I would request, अपने को कोई मेल्स भी भेजा है, देखो कुछ क्वेश्चंस आपके पास है, सो लेट अस गिव देम प्रायोरिटी। वो मेल्स का क्वेश्चंस ले लो पहले, और फिर चैट का आई कैन ओपन अप द चैट एंड टेक इट माय सेल्फ, तो दैट वुड बी फास्टर। या Thank you, sir, for the wonderful presentation. My pleasure. And I hope everyone had found it very useful, the presentation. Most of the queries have been addressed by you in your presentation, but still I'm just going to take up a few questions which has come over mail and WhatsApp to us privately. One of the question was, as per the first notification of RBI, I have not availed moratorium. Now I want to avail the same. So can I avail it now? Yeah, I have answered that. Yes, you can avail. At least for the next 3 months, you can definitely avail. You can even write to the bank. Bank will have a lenient view about last 3 months. If it has been debited, you can ask for a recredit also. I am given to understand that that is within the powers of the lending institution. Yeah. Does that solve it? Yeah. Yeah. The second question is just somewhat related to the same, the earlier question. And you have answered it also in your presentation, but I'm still going to take it up. The banks have deducted interest on CC for the month of March to May. Okay. Yeah. Hello. I also have those questions. I will take it up. Banks have deducted interest on CC account for March to May. Now I don't want them to deduct for next 3 months. I had requested bank, but still they are not doing. No, it is your right. ये RBI का notification है, बराबर है? तो आपको hello, sorry. Am I audible? Change the network, I suppose. I changed the network because that was creating a problem. Yeah. Radha had some questions when you are not there. She'll repeat those questions. Radha, repeat the second question. Sorry. Yeah, sure. Now this question I had received on mail that the banks have deducted the interest on CC for the month of March to May. And I don't want them to deduct it now for the next 3 months. I had requested the banks to do so, but they have still gone ahead and deducted the interest. In this case, what is the resolution? No, he has to write to the bank. Actually, RBI का circular है, उसको मानना ही पड़ेगा. थोड़ा सा अपना force use करना पड़ेगा. If he has been a regular account, good account, they have no business doing this. He has to pursue and get it done. थोड़ा pressure डालना पड़ेगा. If not, I would suggest the local association to help and write. Yeah. The next question is, what if the company has gone for restructuring a couple of years back? Can it again go for the restructuring now? I think I have answered that. अगर restructuring 2019 में किया है तो it cannot, because lifetime में एक ही बार restructuring कर सकते हैं. लेकिन नहीं किया होगा पहले तो जा सकते. पहले अगर 3-4 साल पहले किया होगा तो एक बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं. Bank will be little lenient in its view. Yes. Now the next question is regarding the ECLGS scheme. Can any bank refuse if the press has an okay balance sheet, has a standard account with the bank, has shown decent profits in the last couple of years? Still, can the bank refuse? जैसे मैंने आपको बताया सब लोगों को कि ये प्री अप्रूव्ड लोन है. आपका ऑलरेडी लोन्स चल रहा है बैंक के साथ, यानी आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपका सब KYC है, आप
एग्जिस्टिंग कस्टमर हो लोन के लिए, इसके लिए आपने सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यदि आपका सीसीबी है तो आपने रिन्यू भी किया है उसको, सब पेपर्स बैंक के पास पड़े हैं, ये कोई नया नहीं है उनके लिए, प्री सैंक्शनड, प्री अप्रूव्ड ऑप्ट आउट लोन है ये। आपको ऑप्ट आउट करना है बैंक को। आपको अगर रेगुलर अकाउंट है, अच्छा अकाउंट है, इफ दे हैव no reason of refusing, no concrete reason being fraud, diversion of funds, excess losses. In case it is not so, they have no right of refusal. And I'm point blank saying this. Everybody, please listen. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कोई फैसिलिटी अवेल नहीं की है, ना सीसी का ना टर्म लोन का। तो क्या अभी उन क्या है उनके लिए, ये स्कीम्स में क्या है उनके लिए? ये अभी नहीं लिया है, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगा। देखो, नहीं लिया आपने अभी तक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छी तरह से आपका फाइनेंस मैनेज कर रहे थे सर, कीप इट अप। अभी थोड़ा जरूरत पड़ेगा तो दुखी मत होजिए, लीजिए आप लोन, बैंक को अप्रोच कीजिए, आपका भी फास्ट ट्रैक में करेंगे। हाँ, इसमें से कोई आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये स्कीम्स स्ट्रेस्ड लोगों के लिए। देखो, जो इंजर्ड होता है ना, उसको मदद की जरूरत होती है। आप तो अपने आप हो पहले से, तो सीना तान के जाओ, आप लिखिए बैंक को, और लीनेंट व्यू रहेगा, फास्ट ट्रैक पे भी करेगा और करेगा, उसमें आपका फ्रेश केस होगा और कुछ नहीं। सीजीटी एसएमई है, बहुत सारे स्कीम्स है, आप और सिंपल सीसी तो ले ही सकते हैं, आप सिंपल कैश क्रेडिट तो ले ही सकते हैं, ले लीजिए, उठा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Next question है, can an individual get the emergency credit line loan of 20%? I did not probably address this. Good question. इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता है, बट उसका स्टेटस बिजनेस के लिए लोन है, राइट? बट प्रोप्राइटर को मिल सकता है, पार्टनर को मिल सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिल सकता है, ट्रस्ट को मिल सकता है। ओके, ये सब इट इज बेसिकली फॉर बिजनेस, नॉट एन इंडिविजुअल। बट उसका प्रोप्राइटरी फर्म है तो प्रोप्राइटरी फर्म के नाम से मिल सकता है उसको। एलएलपी होगा तो एलएलपी के नाम से मिल सकता है, या इंडिविजुअल नहीं। अगर मेरा हाउसिंग लोन है तो नहीं, राइट? या अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि मेरी कंपनी जो है वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी मेरे को ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लोन मिल सकता है क्या? अच्छा, आप अगर वो हेडलाइन देखें ना, तो इट इज फॉर बिजनेसेस एंड एमएसएमईज। एमएसएमई के दायरे में, यानी जो लिमिट्स दिए है ना, उसके अंदर आप है, बस है, राइट? उद्योग आधार आप पूछ रही है, शायद उद्योग आधार नहीं होगा तो मिलेगा क्या मेरे को? कोई प्रॉब्लम नहीं, उद्योग आधार नहीं होगा तो भी आपको मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उद्योग आधार 10 मिनट का काम है, ऑनलाइन कर लीजिए। बट नहीं होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप एमएसएमई के टर्नओवर और ये दायरे में होना चाहिए नया डेफिनेशन के अंदर, बस, राइट? बट सजेशन है कि उद्योग आधार लीजिए, आपको आगे जाके काम में आएगा। या आपका सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मैडम, आपका ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि आप 20 लाख के अंदर है तो ठीक है, बट अगर 20 लाख के बाहर है तो दिस इज अ प्रीरेक्विजिट कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी को ही मिलेगा, हाँ, और बिजनेस के लिए मिलेगा, राइट? या अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द सबऑर्डिनेट डेट। कि अगर मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है और इट्स अ स्ट्रेस्ड अकाउंट, तो ये जो है स्कीम, इज इट फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, और यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस्ड एनपीए और एसएमए 2 के लिए जो है? हाँ, यानी जो प्रोप्राइटर को पैसा देके उनको, मेरे प्रमोटर को पैसा देके उनको इक्विटी की तरह इन्फ्यूजन करने का। अभी फ्रॉम द टर्म्स यूज ना कि इक्विटी इन्फ्यूज करने का है और प्रमोटर को देंगे, ये कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में यूज होता है। तो गिवन द लिमिटेड गाइडलाइंस दैट आई हैव राइट नाउ, there were some fresh guidelines to be issued. So broad guidelines is not very specific, but from the language used, I feel that it is for private limited. But I think I should be wrong, क्योंकि ये सभी को आए तो बेटर है। So देखते हैं, अगर ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड को ही हुआ तो हम सरकार के को दरखास्त करते हैं, नितिन गडकरी जी और इवन फाइनेंस मिनिस्टर को, कि ये खोल दीजिए आप, इवन प्राइवेट अपना
पार्टनरशिप्स को भी अलाउ कर दीजिए डिपेंडिंग ऑन द देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इन द कंपनी। तो वहां पे जैसा बोला है कि आपका शेयर होल्डिंग जितना है पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर 15% ऐसा बोला है। तो ये वर्डिंग गाइडलाइन में अभी है। तो शेयर पेड अप शेयर कैपिटल जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए, इसके लिए ऐसा मेरा मानना है कि अब तक है। बट आई वुड बी सीरियसली कंसर्न कि ऐसा होगा तो मैं खुद ही रिप्रेजेंटेशन करूंगा, और मैं जो भी रिप्रेजेंटेशन करूंगा फलित भाई वो मैं आपको भी फॉरवर्ड करूंगा। तो सिमिलर रिप्रेजेंटेशंस ना सभी एसोसिएशंस की तरफ से सरकार के दरबार में जाएगी तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा। तो वी विल कवर दिस इफ नॉट। या Thank you, sir. That was all the questions we had So, over mail. I will take on the Now chat. we can move to the chat box. Yes. Yeah. Yes. Uday, Yes, go sir. through the chat Please. box. There are some few questions So which are I will not go being to, answered. Yeah. There's only one question in the chat box. I can see only one question. So there are a couple of questions. Okay. There is one from someone, like, explain what is the outstanding as on 29 February, on which 20% Okay. can be So given. मान लो अभी मेरा 29th फरवरी को मान लो एक मेरा कैश क्रेडिट अकाउंट है, राइट, और वो कैश क्रेडिट अकाउंट 1 करोड़ का है, और मान लो मेरा टर्म लोन जो है आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट इज अराउंड 2 crores से। So 1 plus 2 crores, 3 crores. On 3 crores, I'm eligible for 20%, which is 60 lakhs. But 60 lakhs is the upper limit. थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस बैंक करेगी, आपका करंट टर्नओवर, आपका नेक्स्ट टर्नओवर थोड़ा सा देख के जजमेंट करेगी, फेयर जजमेंट करेगी, ज्यादा घुसेगी नहीं बट फेयर जजमेंट करके देगी। 60 लाख पूरा मिलेगा ऐसा नहीं, आउटर लिमिट है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग 29 को है, अच्छा अगर आपका ए बैंक है, ए बैंक में ये 3 करोड़ है, और बी बैंक से आपका और समझो 50 लाख है, तो आपको टोटली 3 करोड़ प्लस 50 लाख यानी 3.5 करोड़ पे चाहे आपका ए बैंक भी दे सकता है, चाहे आप 3 करोड़ के ऊपर जो 20% है वो ए बैंक से लीजिए, और 50 लाख पे जो 20% है वो बी बैंक से लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक बैंक दोनों बैंक का भी देख सकता है। अभी बैंक को सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब लोगों को बताता हूँ, बैंक को सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने लेंडिंग मार्केट से क्या क्या उठाया है वो 29 फरवरी को कितना है वो देखेंगे, तो वो शायद सिबिल चेक करेंगे, आपका लेंडिंग बाहर से आपने कितना बोरोइंग लिया है, वो पूरा कैपिंग 25 करोड़ के अंदर है कि नहीं, वो सिर्फ जजमेंट करेगी। और आपका टर्नओवर के हिसाब से, लास्ट ईयर टर्नओवर जो सबमिटेड है बैंक में, वो टर्नओवर के हिसाब से आप एमएसएमई कैटेगरी में पढ़ते हैं कि नहीं उतना ही देखेगी और आपको ये ऑफर करेगी, राइट। थैंक यू। So this one question has come to me privately. This is from Mr. Monish Desai. Can traders register for MSME? Yeah, why not? Yeah. Yes. Okay. Yeah. यहाँ पे अब मेरे को कुछ questions दिख रहे हैं। Falit Pandey is writing, we have applied for certain MSME schemes 2 years before, which have been approved, and we have received an online token number, but so far we have not received the benefits. Is there a forum which we can take this up with? मेरे ख्याल से इसका लखनऊ में मेन ऑफिस है, but give me some time, I will find out and definitely connect with you. I will give you a solution. Jigar Patel writes, this is this scheme, I think what he means to say is scheduled cooperative bank भी ये scheme offer करेगा क्या? Good question. गाइडलाइंस में लिखा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अभी बैंक्स का ब्रांचिंग आउट कैसा होता है, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आता है, और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव आता है और नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव आता है। तो फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी इट अपीयर्स टू बी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली, सो कोऑपरेटिव बैंक might not be forced to take this, but I tell you sir, अगर आप लेंडिंग देखे रेशो तो एमएसएमई को मैक्सिमम लेंडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स का ही है।
छोटे यूनिट्स को, माइक्रो एंड स्मॉल में। तो ये हमारा परसों एक सीए का भी फोरम था बड़ा, उसमें भी ये बातचीत हुई जहाँ पे लीड बैंकर्स थे, उसमें भी बातचीत, दे आर सरप्राइज्ड टू सी कि why they have maintained SCB, because primarily when they say SCB, what we thought is scheduled cooperative bank also. So, but there is anomaly, they meant scheduled commercial banks. I personally think that this is some typo goof up in the guidelines. Yeah, if they, because they are concerned with the MSME unit and not the person who has financed it. If it is a proper scheduled cooperative bank, I don't think they have any reasons that cooperative. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, आप आपके बैंकों को, अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक है तो आप लिखना चालू कीजिए। मैं आपको दूंगा ये सैंपल लेटर्स, यू स्टार्ट शूटिंग लेटर्स। आप लिखेंगे नहीं ना, तब तक हलचल नहीं होगी, और तब तक मैं गाइडलाइंस फर्दर देखने की कोशिश करता हूँ। नहीं होगा तो इवन ये कोऑपरेटिव बैंक का मसला जो है वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके साथ, आपके एसोसिएशन के साथ शेयर करेंगे। इन द मीनवाइल, योर एसोसिएशन, इफ अ बैंक इज क्रिएटिंग fuss, your association can write to your bank that so many of our printing units are with cooperative banks. Please do not do this in the time of crisis and try to help as per the guidelines given by Finance Minister. Thank you. Then Vibhakar Vaidya writes, is 20% scheme available on business loan? Yes, it is on business loans only. So primarily आपका जो आउटस्टैंडिंग जो बोला फरवरी में है, एंड ऑफ फरवरी, जो भी आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन का है उसके ऊपर आपको 20%। और कोई क्वेश्चंस है क्या राधा? मेरे को अनफॉर्चुनेटली चैट बॉक्स में 2-3 ही दिख रहे हैं। इफ यू ऑल कैन सी मोर, प्लीज शो। I think there were only questions. Yeah. Then we can open up the These are forum. the only questions. Yeah, I would request Mr. Pandya, you unmute yourself and you can take it up. If there is anybody who would like to speak to Uday directly, can unmute himself and speak. That will be guided by you. So please do the needful. એસોસિએશન માંથી કોઈને જે કોઈ સ્પેસિફિક સવાલ હોય તો આપણે ધોતી સાહેબને પૂછી શકીએ. વૈશલભાઈ સંભળાતું નથી. वैशल भाई को ओपन करो, म्यूट होगा तो. He has to open it himself. I have unmuted everybody. Am I audible? Sir, your voice is coming very slight. Okay. Is it okay now? No, still it's very low. शायद माइक नहीं यूज कर रहे. Can you repeat the sentence? Question. No, with regard to the 29 February outstanding. Yeah. Outstanding in of working capital, if I have a sanctioned loan of 1 crore, and on that particular day I have withdrawn only 20 crores for whatever the reason. So I am eligible for 20% on 20 crores or No. the entire sanctioned amount. उठाया कितना है उससे नहीं डिपेंड करता है. sanctioned amount of funded sanctioned amount. LC and all are not covered. Funded sanctioned amount. Yeah. Anybody else with questions? Either Khalid bhai, either I was too clear or people have not understood. You please tell me what it was. If not understood, we will write back to you. Very, very clear. नहीं अभी नहीं है दिमाग में और कुछ हो रहा है. बिंदास पूछिए, कुछ है नहीं इसमें शर्म करने क्या से पूछिए. नहीं सर, हम सबको पैसा ही दिख रहा है, चलेगा. या तो मेरे को लिख भी सकते हैं, ऐसे भी कुछ नहीं, बट सामने हो जाएगा तो दूसरों को भी बेनिफिट होगा ना. કોઈને કોઈ પણ સવાલ હોય તો અત્યારે પૂછી લઈએ, ડિરેક્ટ આન્સર મળી જશે આપણને. ધીર પરેખ, any questions? He's not bothered about it. He doesn't need money. Okay, let him finance us, sir, then. He will do the private financing to the presses. अच्छा. I think વિજય ભાઈ ને પ્રશ્ન છે. विजय भाई unmute yourself. Yes. Unmute है. Now I am able to? Yes, sir.
I think Mr. Uday, what Vaishal bhai is telling, Uh-huh. I have received one letter from my bank also. What they are clarifying that suppose I am having 1 crore limit, cash credit limit, and if I have utilized 60 lakhs rupees, and they are offering only 20% of 40 lakhs, which I have not utilized. नहीं सर, इट इज ऑन सैंक्शनड अमाउंट. मैं आपके साथ गाइडलाइन शेयर करूंगा. साहब उसने लेटर लिख के भेजा था. हाँ. ये यही कि जितना पैसा हमने यूज नहीं किया है, हाँ. उस पर ही 20% देंगे. अभी ऐसा देखो, लॉकडाउन एक दिन ऐसे सीधा अनाउंस कर दिया, हमको सीधा घर पे बैठा दिया. फरवरी का है ये. सुनो ये ना, लोग रेफरेंस 29 फरवरी का दे रहे हैं. हाँ ना, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग, बट फिर वो 40 क्यों पकड़ रहे, फिर 60 का पकड़ने चाहिए ना. 60 था ना आपका आउटस्टैंडिंग. I am telling you what Vaishal bhai is telling, the same things I am also asking. हाँ. Because much more banks are forcing in that way only. Forcing meaning? If you are having any, because they are sending the letters. Okay. Whether you want to utilize it or not. But in your case, I can understand them sending a letter for 60. Why 40? 60 बराबर है. अभी हम लोग बोले कि 60 outstanding था, तो that can go with the definition of the outstanding amount. But 40 I'm not able to understand. It may be differ from bank to bank. नहीं. It cannot differ. The amount cannot differ. I will just clarify on this. हो सकता है, because the term used is outstanding as on 29th. So on 29th 60 is outstanding. Letter में क्या लिखता है? Pre-approved loan facility. What you have mentioned, it is a right. Correct. Pre-approved loan facility is guaranteed emergency credit line. GECL. Yeah. Offer letter. Yeah. And what you are telling, it is the same thing. But they have not mentioned the figures, but what they were telling, it was verbally. So, as per your guideline, I will force them. तो इसलिए पूरा हमेशा ना सीसी पूरा यूज करने का देखो बेनिफिट होता था अगर पूरा यूज करते तो. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट है सर, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. अरे मिस्टर उदय बनिए, लोग वो इंटरेस्ट से डरते, इंटरेस्ट लेने वाली कौम है ये तो. अरे क्या बात. तो ये सर मेरे को एक थोड़ा एक दिन दो, मैं क्लैरिफाई करता हूँ, बिकॉज कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ. मेरे पास है गाइडलाइंस. और मैं मैनेजर से भी बातचीत करके आई विल कम बैक टू यू पर्सनली. एक सेकंड. 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दैट द borrower has with that particular lender. So I think it will go with outstanding. थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन ये हुआ था, बिकॉज फंडेड स्कीम्स आर कवर्ड. ओके, कभी एलसी वगैरह भी होता है ना, एलसी लिमिट के ऊपर नहीं होगा. तो इसमें वैशल भाई आई स्टैंड करेक्टेड अप probably, but still give me a day's time, I will clarify. Okay sir. Yeah. Thank you. a lot. Thank you. Not the sanction limit, but used limit on that. हाँ used होगा, यानी outstanding amount ऐसा. Thanks Mr. Uday. अरे वेलकम सर. Anybody else with a question? Those all our members are cash rich. They are not bothered. Association people are they don't need finances. They are cash rich. So no worry. Everybody is going to flourish. Good. Keep it up. We hope so. Inshallah. Inshallah. I think we can conclude. Khalid, Yeah. Okay. Khalid, we can. Yes, definitely. I think Nitin is not there, so I'll do the vote of thanks. Sir, it was a fabulous webinar. Thank you. Lot of information for all of us. हमको बहुत information मिला है, which probably will take us some time to digest also. No problem. I think हफ्ते या 10 दिन तक तो हमारे सबकी emails आपको आते रहेंगे. Please. I would suggest કે એસોસિએશન માંથી કોઈને કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને લખજો અને હું ડાયરેક્ટ ઉદયભાઈને બધા ક્વેશ્ચન્સ કમ્પાઇલ કરીને મોકલી આપીશ. જે કંઈ આન્સર આવશે એ આપણે એસોસિએશનમાં પાછા ડિસ્કસ કરીશું. Anything else, sir, that you want to add? No, sir. It was pleasure addressing the audience.
I'm sorry about certain problems with the net, but आज थोड़ा इधर stormy weather था, इसके लिए वजह से down हो सकता है. Fortunately, I had. हाँ. मिस्टर Yes, sir. उदय, ये 3 महीने का प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम कम है हमारे लिए. या उसमें स्टॉर्म भी आ गया. चलो कोई नहीं, सब डिफिकल्टी से जो जाएंगे वो टफ बनेंगे, और क्या बोलेंगे सर. Yes, yes, Okay, Lalit sir. bhai. It was very Thanks, sir. nice to address this audience. Thank you very So much. it was our pleasure, sir. And I hope everybody is safe. Stay safe. Yeah, everybody is safe. So far, so good by God's grace. Yeah. Thank you, sir. I will, Farid bhai, thank you so much for giving us an opportunity to GIGC, and we'll come up with such more sessions in future, and we hope that we cooperate in the same way as we did. Thank you so much. I will now end the session. Thank you so much again, once again. Thank you. Thank you.